मङ्गलं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आप म्यूट में हैं हाँ जी। ठीक, धन्यवाद बताने के लिए। मैं कह रही थी आराध्य के प्रति भाव भरी वंदना, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के प्रति आभार और इस जूम मीटिंग का संचालन करने वाली पूरी टीम के प्रति आभार। आप सभी ज्ञानशाला इस उपक्रम से जुड़ने के लिए तत्पर हैं, इसलिए इस उपक्रम को जुड़ने के लिए प्रशिक्षकों के लिए जो 3 श्रेणियां बनाई गई है, विज्ञ, विशारद और स्नातक, आप सबने विज्ञ में प्रवेश लिया है। तो ये बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपना धरातल बहुत ही स्ट्रांग बनाए, हमारी नींव एकदम मजबूत हो। और अगर इस नींव को मजबूत करना है तो सर्वप्रथम जो एक प्रशिक्षक के लिए अनिवार्य है वो है ज्ञानशाला एक प्रारूप का समग्र अध्ययन। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये आप समझ लीजिए आपके लिए पोल स्टार की तरह है। जिस तरह हम कहते हैं पोल स्टार हमें दिशा बताता रहता है, उसी प्रकार ये जो प्रारूप है ज्ञानशाला एक प्रारूप, ये आपको ज्ञानशाला की हर गतिविधि के लिए क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, कब करना, ये सारी चीजें इस एक ज्ञानशाला एक प्रारूप इस प्रकाशन में उपलब्ध है। परी जी, आप बाकी सभी को म्यूट ही कर दीजिए क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं वैसे ही बता दूंगी। तो आज हमारी कक्षा जो है, भले उसका टाइटल दिया गया हो संस्कार ज्ञान, वर्तमानिक ज्ञान और व्यक्तित्व विकास, इन 3 को प्रायोगिक रूप में हम कैसे कराएं ये हम शिविर के अध्ययन के समय देखेंगे। लेकिन आज हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम प्रारूप में कही गई माइन्यूट बातें, प्रारूप में बताई गई माइन्यूट बातें हम ध्यान से समझ लें। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपका प्रश्न पत्र आपके लिए आपके ग्रुप में सोनजी भाई साहब ने 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के डाले हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो प्रारूप का जो पोर्शन है उसमें से कम आसपास 15 से 20 मार्क के आसपास आपके प्रश्न होते। तो यदि आप इसकी पूरी तैयारी कर ले तो ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी उद्देश्य के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा है कि हम अपना धरातल, अपनी नींव को मजबूत करें। इस उद्देश्य से हम प्रारूप के बारे में जानकारी करेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रारूप को समझने के लिए। मैं आशा करती हूँ मेरी स्लाइड्स आप सभी को दिख रही है। हाँ हाँ, पूरा क्लियर है। ठीक, धन्यवाद। तो मैं जिस प्रारूप का इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये लेटेस्ट संस्करण है जिसका ब्लू कलर का कवर है। ये 11वां संस्करण है 2026 का। यही आप सभी को भी यूज करना है और यही पीडीएफ आपको उपलब्ध भी कराया गया है, करवा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तो अब तक सभी को पास पहुंच भी गया है। मैं अपनी कक्षा की शुरुआत गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के इस मैसेज से प्रारंभ करना चाहूंगी, जो आप देख सकते हैं इस प्रारूप के पीछे प्रिंटेड है। मैं कुछ 2 मिनट के लिए ये पढ़ूंगी। तेरापंथ समाज की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है ज्ञानशाला। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं में जैन तत्व विद्या को आत्मसात कराने तथा सुसंस्कारों के बीजारोपण का प्रयास किया जाता है। यह गतिविधि बहुत निष्पत्तिपूर्ण प्रतीत हो रही है। जो पुरुष तथा महिला कार्यकर्ता, देखिए आपका भी नाम यहाँ पर उल्लेखित किया है गुरुदेव ने, पुरुष तथा महिला कार्यकर्ता, आप सब इस ज्ञानशाला उपक्रम से जुड़ने वाली हैं और आपके लिए गुरुदेव ने यह संदेश दिया है
इस गतिविधि के पवित्र चालन में सहयोग देते हैं या देने जा रहे हैं या देते हैं, वे बाल पीढ़ी के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ज्ञानशाला को मैं अत्यंत उपयोगी मानता हूं, इसलिए साधु साध्वियां, समण श्रेणी, श्रावक श्राविकाएं, पुनः आपका उल्लेख हो रहा है, सब इस गतिविधि की भावात्मक एवं क्रियात्मक यथोचित सहयोग देने का प्रयास करें। शुभाशंसा, आचार्य महाश्रमण। आप देख सकते हैं हम गुरुदेव की एक महर दृष्टि के लिए इतने लालायत रहते हैं, और यहाँ पर गुरुदेव ने अपने संदेश में हम सबको जो ज्ञानशाला उपक्रम से जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ने की इच्छा रखते हैं, कुछ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, अपनी बाल पीढ़ी को संस्कार देने के लिए जागृत हैं, उनको यहाँ पर उल्लेखित किया है। कितनी बड़ी बात है, आप अपना महत्व समझिए। ठीक है, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये इस उपक्रम से जुड़ने के लिए हमारी तैयारी की पहचान है। तो इसे परीक्षा के उद्देश्य से केवल ना पढ़े, इसे हम अपने अपने विकास के लिए और अपने साथ साथ अपनी बाल पीढ़ी, अपनी आने वाली जनरेशन्स के विकास के लिए हम किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, किस तरह से हमारे धर्म संघ के प्रति हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर हम आज की कक्षा को अटेंड करेंगे। इस ज्ञानशाला उपक्रम, ये कोई सभा संस्था के नाम से नहीं जानी जाती, ये उपक्रम है। ठीक है, पहली बात तो इसका लक्ष्य क्या है? जो भी हमारे गुरुदेव पूज्य प्रवर की दृष्टि है, उसके अनुसार बाल पीढ़ी में सुसंस्कारों का बीजारोपण कराना, जिससे अच्छे श्रावक कार्यकर्ता का निर्माण हो, वे संघ व संघपति के प्रति सर्वात्मना समर्पित होकर सेवा दे सके। और इसके अंदर, इस ज्ञानशाला उपक्रम में जो ज्ञानार्थी प्रवेश पाता है, उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? जो अपने आप को सदसंस्कारी, आध्यात्मिक, ज्ञानवान, व्यवहार कुशल एवं कार्य कुशल बनाना चाहता है, इन सब की चाहत जो रखता है, वह ज्ञानशाला उपक्रम से जुड़ सकता है। ये हम सबके लिए भी लागू है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्या अपेक्षित है कि जो इससे जुड़ेगा उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? सुसंस्कारी भावी पीढ़ी को तैयार करना, बच्चों में सहिष्णुता एवं विनम्रता के संस्कारों को विकसित करना, बच्चों को चरित्रशील बनाना, बच्चों को स्वस्थ, संयमित एवं आध्यात्मिक जीवन जीने का अभ्यास करवाना, जैन दर्शन, तेरापंथ एवं विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रारंभिक ज्ञान करवाना। अब ये जो उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं, इनको हमें बहुत गहराई से समझना है। बहुत सिंपल उद्देश्य है, सुसंस्कारी भावी पीढ़ी का निर्माण हो, बच्चों में गुणों का विकास हो। कैसे गुण? सहिष्णुता, विनम्रता, चरित्रशीलता, स्वस्थता, संयमित जीवन, आध्यात्मिक जीवन। ठीक है, और इसके साथ साथ जैन दर्शन, तेरापंथ एवं उसके विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रारंभिक ज्ञान तो कम से कम उसे प्राप्त हो। ठीक है, अब मुझे बताइए, हम ऐसी बाल पीढ़ी तैयार करना चाहते, ऐसी हमारी बाल पीढ़ी को ये उद्देश्य से हम ज्ञानशाला में प्रवेश दिलवा रहे हैं, तो इसका प्रशिक्षण देने वालों को क्या ये सब होना आवश्यक नहीं है? सबसे पहले प्रशिक्षक में ये चीजों का डेवलपमेंट होना जरूरी है, तभी हम अपने बच्चों को, जो ज्ञानार्थी हमारी कक्षाओं में पढ़ेंगे, उनको ये सब दे पाएंगे। इसके लिए इन उद्देश्यों की जानकारी और इन उद्देश्यों के अनुरूप अपने आप के जीवन को बदलना, संयमित करना, आध्यात्मिक बनाना। ठीक है, सबसे पहले अनुशासन। अगर 2:30 बजे की आपकी क्लास है तो 2:20, ज्यादा से ज्यादा 2:25 तक हमें इसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? ये अनुशासन की बात है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो हमसे सीखते हैं, हम उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो हमें कौन सा रोल मॉडल प्रस्तुत करना है, ये हमारे हाथ में है। तो इन उद्देश्यों को भी आपको याद रखना है। आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में मैं बीच बीच में पुनः पुनः उल्लेख करती रहूंगी, तो आप ये नोट डाउन करके रखिए। आपको, आपने प्रश्न देखे होंगे बिल्कुल 2-2 मार्क या 3-3 मार्क के, तो ये प्रश्न भी आ सकता है, ज्ञानशाला का उद्देश्य क्या है? ठीक है,
तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं और कुछ जानकारी और करते हैं। प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा ये ज्ञानशाला का हर ज्ञानार्थी हर कक्षा में दोहराता है। ठीक है। प्रतिज्ञा होती ही इसके लिए है कि हम जो संकल्प करते हैं, जो प्रतिज्ञा हम अपने आप से करते हैं या किसी गुरु के सामने करते हैं, उस पर पूरी तरह उसे निभाना। ठीक है। ये इसके 7 पॉइंट्स है। इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको याद करना भी आवश्यक है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूं, मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने पर गौरव है। मैं ज्ञानशाला की गौरव वृद्धि में सदैव जागरूक रहूंगा। मैं अनुशासन का पालन करूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सत्यनिष्ठ एवं संयम निष्ठ बनने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीऊंगी। मैं साधु साध्वियों के प्रति विनम्र रहूंगी और मैं अपने माता पिता व अभिभावकों का आदर करूंगी। जो भी ज्ञानशाला से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है, यदि आपको इसे बिना रट्टा लगाए याद करना है, तो बेस्ट है आप अपनी क्षेत्र की ज्ञानशाला से जुड़े, प्रतिदिन वहां जाएं। जो ज्ञानशालाएं, प्राय सभी ज्ञानशालाएं, मैं कहूंगी 100% ज्ञानशालाएं इस प्रारूप को अपनाती है। इस प्रारूप में दिए गए समय सारिणी से के हिसाब से चलती है, तभी वह ज्ञानशाला कहलाती है। तो उन आप जैसे जैसे ये रोज करेंगे, ये अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। परी जी, मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना है, मैं 1 ही मिनट में ज्वाइन होती हूँ वापस। हेलो। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो। जी। तो ये प्रतिज्ञा भी आपको पूछी जा सकती है आपके प्रश्न पत्र में। मैं पुनः एक बार बता देती हूँ। मैं ज्ञानशाला, आप मेरे साथ ही अपने मन में दोहरा सकती हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा। मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूँ, मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने पर गौरव है। मैं ज्ञानशाला की गौरव वृद्धि में सदैव जागरूक रहूंगी। मैं अनुशासन का पालन करूंगी। मैं सत्यनिष्ठ एवं संयम निष्ठ बनने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीऊंगी। मैं साधु साध्वियों के प्रति विनम्र रहूंगी। मैं अपने माता पिता व अभिभावकों का आदर करूंगी। ठीक है। मैंने कहा ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, और 7 पॉइंट्स, प्रतिज्ञा में 7 पॉइंट्स है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ज्ञानशाला देश भर में जितनी भी ज्ञानशालाएं चलती है, सबके लिए एक कॉमन सेट ऑफ नियम है, कॉमन सेट ऑफ रूल्स है। उपक्रम का नाम ज्ञानशाला ही होगा। आप उसे पाठशाला या आप उसे क्लासेस इत्यादि ऐसा कोई भी अलग से नाम नहीं दे सकेंगे। 13 पंथ के बारे में जो कक्षाएं चलती है बच्चों के लिए, उसे सिर्फ इसी उपक्रम से, इसी नाम से इस उपक्रम को जाना जाएगा, ज्ञानशाला। इसका प्रतीक है, प्रतीक अर्थात लोगो। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर भी लोगो बना हुआ है, और अगर आप देखें तो ये इस पर भी आपको ये लोगो दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं येलो कलर का बैकग्राउंड है, सर्कल है, और उसमें एक बच्चे का चित्र है, लड़के का चित्र है, और जिसके हाथ में खुली हुई पुस्तक है। और उस खुली हुई पुस्तक में एक साइड में लिखा है नाणम पया सैरम। नाणम पया सैरम अर्थात ज्ञान प्रकाश कर है। ये भी एक प्रश्न है। मैं आपको टिप्स देती जा रही हूँ बीच बीच में, और मैं ये पुनः आपको बता रही हूँ। आपके थियोरी में भले इसका वेटेज 20 मार्क्स के आसपास हो, लेकिन आपके
जो शिविर के बाद जो परीक्षा होगी उसमें इसका वेटेज कम से कम 50 मार्क तक रहता है, प्रारूप का, सिर्फ प्रारूप का। और ये चीजें बहुत बारीकी से आपको याद रखनी है। नाणम पया सैरम, जो एक तरफ लिखा हुआ है पुस्तक के, उसका अर्थ है ज्ञान प्रकाश कर है, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखा है ज्ञानशाला, ये है हमारा ज्ञानशाला का लोगो। एज ग्रुप क्या है जो ज्ञानशाला में सम्मिलित होता है? जिसने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वह बच्चे आ सकते हैं, और 14 वर्ष तक बच्चे इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। गणवेश क्या है? सफेद कुर्ता पायजामा, सफेद गणवेश है, श्वेत परिधान है, और लड़कियों के लिए पंजाबी सफेद रंग की, और दुपट्टा है जिसमें नमस्कार महामंत्र के रंग है। अभिवादन, क्षमा चाहती हूँ, जैन ध्वज के रंग है। अभिवादन, जय जिनेन्द्र, ये हमारा कॉमन अभिवादन है। घोष, ज्ञानशाला का घोष क्या है? घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का ये उपहार। ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस स्लाइड में से हमें क्या याद रखना है? उपक्रम का नाम ज्ञानशाला, लोगो में एक सर्कल है, येलो कलर का बैकग्राउंड है, एक बालक का फोटो है जिसमें इसके हाथ में खुली पुस्तक है, पुस्तक के एक साइड लिखा है नाणम पयासैरम और दूसरी साइड लिखा है ज्ञानशाला। नाणम पयासैरम का अर्थ है ज्ञान प्रकाश कर है। एज ग्रुप 4 years to 14 years, ठीक है। ड्रेस, आप वो तो आप सभी को पता ही होगी, और प्रशिक्षकों की ड्रेस है पीली साड़ी और रेड बॉर्डर, पुरुष प्रशिक्षकों के लिए व्हाइट, ठीक है। नारा है घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का ये उपहार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। और जैन ध्वज के रंगों का दुपट्टा होता है बालिकाओं के लिए, जिस पर ज्ञानशाला ये लिखा हुआ होता है। प्रशिक्षकों के लिए मैंने निर्धारित साड़ी बता दी है, कन्या प्रशिक्षक यदि है तो उनके लिए निर्णित ड्रेस है, तथा पुरुष प्रशिक्षक के लिए सफेद चोला पायजामा। ज्ञानशाला के बच्चे के पास में एक बैग होता है, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं ज्ञानशाला किट। उसके अंदर आसन, चद्दर बालकों के लिए, दुपट्टा बालिकाओं के लिए, मुख वस्त्रिका कॉमन में, माला, पूंजनी, नोटबुक, पेन, ये आदि चीजें व्यवस्थित रूप से होती है। तो ये ज्ञानशाला किट की सामग्री है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी ज्ञानशाला में एक रूपता रखती है वो है हमारा ज्ञानशाला का बैनर, ठीक है। और इसका डिजाइन भी निर्णित है, कहीं पर भी इसमें चेंज नहीं किया गया जाता है, अपने हिसाब से हम कुछ भी कलर्स या डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, सभी के लिए स्टैंडर्ड है। तो इसमें हमें क्या करना है और इसके बारे में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैनर का आकार रेक्टेंगुलर होता है, जिसकी लेंथ होती है 6 फीट और हाइट होती है 4 फीट। सो 6 फीट बाय 4 फीट, याद रखिए। 6 फीट अर्थात 72 इंचेस और 4 फीट अर्थात 48 इंचेस। सो आइदर आप बोल सकते हैं 6 फीट बाय 4 फीट, और आपको आसानी लगती है तो 72 इंचेस बाय 48 इंचेस। ये है उसका आकार, उसकी साइज। बैकग्राउंड क्या होगा? पीला। हम सब ये पीले कलर पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक होता है। और बैनर में अक्षर किस कलर के होंगे? लाल रंग के होंगे, ठीक है। अब इसमें किस तरह से आपको क्या करना है उसमें देख लीजिए, ये भी बताया गया है। पहले तो आपको एक, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है उसमें आपको लोगो लगाना है, लोगो का प्रिंट होगा। उसके बाद ज्ञानशाला ये वर्ड सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा गया होगा। उसके बाद क्षेत्र का नाम लिखा गया होगा, जैसे अभी मैं घाटकोपर क्षेत्र से हूं तो क्षेत्र का नाम घाटकोपर, उसको मध्यम फॉन्ट में। और संचालक संस्था को छोटे साइज के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। संचालक संस्था कौन? जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, घाटकोपर। ये हो गई हमारी संचालक संस्था। तो इस तरह से इसके फॉन्ट साइज भी है। तो ज्ञानशाला ये सबसे बड़ा फॉन्ट, क्षेत्र का नाम मीडियम फॉन्ट, और संचालक संस्था ये स्मॉल फॉन्ट, ठीक है, सबसे छोटा फॉन्ट। बैनर को कब लगाना है? ज्ञानशाला शुरू होने से पूर्व यथा स्थान पर लगाना है। और कहीं पर भी ऐसे आप टांग दो और फिर उसको भूल जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञानशाला प्रारंभ होने पर लगाना है, समाप्त होने पर उसे ढंग से व्यवस्थित रूप से उतार कर रख देना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्य है ज्ञानशाला के लिए। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्ञानशाला का बैनर
के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताइए। लोगो कौन से कॉर्नर में होता है, हाइट एंड लेंथ कितना होता है, साइज क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी आवश्यक है। ज्ञानशाला स्थल के प्रेरक वाक्य एवं प्रतीक, ये देश भर की ज्ञानशालाओं को ज्ञानशाला स्थल पर टांगने अथवा अंकित करने के लिए, जिस तरह से हम अपने घर को सजाते हैं, आप देख सकते हैं आपके बच्चे प्ले ग्रुप वगैरह में भी जाते हैं, तो प्ले ग्रुप इत्यादि में भी बहुत अच्छे से उनके क्लासरूम्स डेकोरेट किए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे बच्चों को। तो उसी तरह हम अपनी ज्ञानशाला को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी आपको आगे चलकर, जहां पर हम तीर्थंकरों के, आचार्यों के चित्र लगा सकते हैं, नमस्कार महामंत्र के कैलेंडर्स लगा सकते हैं, अष्टमंडल, जैन प्रतीक, तेरापंथ प्रतीक, ज्ञानशाला प्रतीक का उपयोग ज्ञानशाला स्थल की सांस्कृतिक गरिमा बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा व्यसन मुक्ति है, फिर हमारे शरीर तंत्र, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यादि चीजों के लगा सकते, इंद्रियों के 25 बोल पर आधारित कुछ पोस्टर्स लगा सकते हैं। तो इस तरह के चार्ट लगा के हम इसे सुसज्जित कर सकते हैं। इस पर भी आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपको मौका दिया जाए ज्ञानशाला स्थल को, आप सजावट, आपको सजाने का मौका दिया जाए, तो आप किस तरह से इसकी सजावट करेंगे? तो आप अपने हिसाब से आप इन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपका आंसर लिख सकती हैं। अब इसमें याद करने जैसा तो कुछ नहीं है, ये एक कॉमन चीज है जो आप लिख सकती है, अपने आप से लिख सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ज्ञानशाला की वंदना। ये पूरे देश में अरहम अरहम की वंदना फले, इस गीत को ज्ञानशाला की वंदना के रूप में माना गया है, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसी तरह ज्ञानशाला का एंथम समझ लीजिए आप, अरहम अरहम की वंदना फले, ये है। ज्ञानशालाओं का कार्यवर्ष क्या है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये उसका ईयर होता है। जैसे हमारे पास फिनेंशियल ईयर होता है April to March, जिस तरह हमारे पास एकेडमिक ईयर होता है June to April, उसी प्रकार ज्ञानशालाओं का कार्यवर्ष माना गया है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और ज्ञानशाला का केंद्रीय प्रबंधन या संचालन कौन करता है, कौन सी संस्था के अंतर्गत होता है? जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के द्वारा। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जिसका कार्यालय कलकत्ता में है, उसके अंतर्गत ज्ञानशाला प्रकोष्ठ ये कार्य, ज्ञानशाला का कार्य करती है, जो जिसका कार्यालय, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ का कार्यालय अहमदाबाद में है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। मैं पुनः एक बार रिपीट करती हूँ, ज्ञानशाला का केंद्रीय प्रबंधन या संचालन कौन सी संस्था देखती है? जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जिसका कार्यालय, मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इसके अंतर्गत इसका पूरा संचालन देखता है ज्ञानशाला प्रकोष्ठ, जिसका कार्यालय अहमदाबाद में है, ठीक है। चलिए एक बार आप सबकी बात देख लेती हूँ, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप चैट में यस डाल दीजिए। आप कितने मुझे सुन रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा। आपको बातें समझ में आ रही है? मैं मतलब ले रही हूं कि आप यस डाल रही हैं, इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत सारे यस आ गए हैं। हाँ हाँ, धन्यवाद सा, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थम्स अप। आगे चलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास, अभी तक तो हमने शायद 5 मार्क्स तक का भी कवर नहीं किया है, तो हमें बहुत कुछ कवर करना है। स्थानीय संचालन का दायित्व किसके ऊपर होता है? जो हमारी ज्ञानशालाएं पूरे देश भर में चलती है, वो उसका संचालन कौन करता है? तो सबसे पहला दायित्व होता है तेरापंथी सभा का। ज्ञानशाला के संचालन का प्रथम व मुख्य उत्तरदायित्व तेरापंथी सभा का होता है। स्थान का प्रोविजन करना, अर्थ एवं प्रशिक्षक व ज्ञानार्थी प्रशिक्षण व परीक्षा व्यवस्था करना, बच्चों की परीक्षाएं, ज्ञानार्थियों की परीक्षाएं और प्रशिक्षकों की परीक्षा, इन दोनों की व्यवस्था करना, बच्चों के गिफ्ट्स की व्यवस्था करना, स्थान की व्यवस्था करना, उसकी क्लेanलीनेस की व्यवस्था करना, सजावट की व्यवस्था करना, ये सब का दायित्व होता है तेरापंथी सभा का। और एक मुख्य दायित्व होता है तेरापंथी सभा का, स्थानीय शाला विभाग बनाना, ठीक है।
तो ये एक स्थानीय ज्ञानशाला समिति होती है, उसका भी आपको मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व क्षेत्रीय लेवल में, अगर एक क्षेत्र की बात करूं तो उस ज्ञानशाला का पूरा इंपॉर्टेंट दायित्व होता है तेरापंथी सभा, वहां की तेरापंथी सभा का। अगर किसी कारण से वहां सभा नहीं है, ठीक है, या वहां पर सभा एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसका दायित्व तेरापंथ महिला मंडल ले सकता है, जिसका अदरवाइज कार्य, मेन कार्य होता है मुख्य रूप से अध्यापन का कार्य। आप और हम सभी महिला मंडल के सदस्य हैं, और हम सभी ने महिला मंडल के दायित्व के साथ हम इस एडिशनल तेरापंथ धर्म संघ के इस दायित्व को, एडिशनल नहीं कहूंगी मैं, इच्छा से, इच्छा से हम इस दायित्व को ले रहे हैं, इस दायित्व को ओढ़ रहे हैं। तो इसे पूरी जिम्मेदारी से ओढ़ना है। फिर तेरापंथ युवक परिषद का कार्य क्या होता है? व्यवस्था में सहयोग करना। सभा इतना सारा कार्य कर रही है, कहीं पर अर्थ की व्यवस्था हो सकती है, कहीं पर स्थान की व्यवस्था का में थोड़ा सहयोग अपेक्षित हो सकता है, तो ये सारा कार्य तेरापंथ युवक परिषद कर सकता है। और किसी स्थान क्षेत्र में तेरापंथी सभा के सक्रिय न होने या संचालन का दायित्व स्वीकार न करने की स्थिति में ज्ञानशाला के संचालन का दायित्व ज्ञानशाला प्रकोष्ठ को सूचित कर क्रमशः दूसरी संस्था को दिया जा सकेगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर कहीं पर सभा सक्रिय नहीं है या है ही नहीं, तो दायित्व महिला मंडल ले सकती है। अगर महिला मंडल भी ना लेना चाहे तो युवक परिषद ले सकता है। लेकिन कब ले सकता है? जब ज्ञानशाला प्रकोष्ठ, जिसका ऑफिस अहमदाबाद में है, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ को ये सूचना दी जा दे के कि हमारे यहाँ सभा सक्रिय नहीं है या दायित्व लेना की स्थिति में नहीं है, तो हम इसका दायित्व महिला मंडल को दे रहे हैं या युवक परिषद को दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले सभा, तेरापंथी सभा, उसके बाद महिला मंडल, और उसके बाद युवक परिषद। ठीक है। अब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सबसे दायित्व तो ले लिया सभा ने, उसका सारे संचालन का। अध्यापन का दायित्व किसका रहेगा? महिला मंडल का। और युवक परिषद का दायित्व क्या रहेगा? व्यवस्था में सहयोग करना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्थानीय ज्ञानशाला विभाग, मैंने कहा सभा का, स्थानीय सभा का दायित्व, एक इंपॉर्टेंट दायित्व होता है, वह है स्थानीय ज्ञानशाला विभाग का गठन करना, बनाना। तो स्थानीय सभा स्तर पर ज्ञानशाला संचालन के हेतु स्थानीय संचालक संस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को ज्ञानशाला संयोजक के रूप में नियुक्त करना। ठीक है। अब ये व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसे ज्ञानशाला से लगाव हो, ठीक है, जो ज्ञानशाला में अपनी सेवाएं देना चाहता हो। ठीक है। तो इस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कर्मठ व्यक्ति को ज्ञानशाला संयोजक के रूप में नियुक्त करना। और तीनों स्थानीय संस्था, कौन कौन सी स्थानीय संस्था? तेरापंथी सभा, महिला मंडल और युवक परिषद, इनके अध्यक्ष, ठीक है, चयनित एक एक सदस्य, प्राय हम अध्यक्ष को रखते हैं, या उनके द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी एक एक सदस्य को, सब तीनों का रिप्रेजेंटेशन होना है। सभा का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, महिला मंडल का भी चाहिए, और युवक परिषद का भी चाहिए। तो सबसे पहले संयोजक नियुक्त हो गए, फिर तीनों संस्थाओं के एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य नियुक्त हो गया। कितने व्यक्ति हो गए? 4 हो गए। उसके बाद ज्ञानशाला का मुख्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षक में से एक सदस्य। ठीक है। तो ये हो गया ज्ञानशाला का एक रिप्रेजेंटेशन, टोटल हो गए 5, तथा 2 अन्य गणमान्य सदस्य। इस प्रकार कुल अधिकतम 7 सदस्यों का ज्ञानशाला विभाग बनाकर ज्ञानशाला संचालन का कार्य करेंगे। ठीक है। 2 गणमान्य सदस्य, अब आप इसको कैसे चूज करेंगे? एक तो हम इस तरह से चूज कर सकते हैं, जैसे कोई शिक्षक हो और जो हमारी ज्ञानशाला में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा हो, या उस कोई मनोवैज्ञानिक हो हमारे सभा में, हमारे तेरापंथ समाज में से, जो ज्ञानशाला को कुछ तरह से किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान कर सके। कभी अर्थ का भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें, ये 7 मेंबर्स की स्थानीय ज्ञानशाला विभाग बनता है। मैं एक बार पुनः बताती हूँ। फर्स्ट मेंबर है संयोजक, नियुक्त होता है। फिर सभा का एक सदस्य, तेरापंथ महिला मंडल का एक सदस्य, तेरापंथ युवक परिषद का एक सदस्य, ज्ञानशाला का मुख्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका, या वहां से एक सदस्य, और 5 होने के बाद में बचे 2 गणमान्य सदस्य, जो रेप्यूटेड हो, जिनके व्यवहार में रेप्यूटेड हो, वो ज्ञानशाला को किसी न किसी प्रकार से सहयोग प्रदान कर सके।
अपने कार्य से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, इस तरह से आप 2 गणमान्य सदस्यों को इस सभा स्थानीय ज्ञानशाला विभाग में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये 7 मेंबर्स की कमेटी बनती है और इस विभाग की मीटिंग में ज्ञानशाला के वर्तमान स्थानीय परीक्षा व्यवस्थापक और व्यवस्थापकों को आमंत्रित किया जाता है। दे कुड बी इनवाइटेड मेंबर्स, बट कमिटी में 7 मेंबर्स। ठीक है। तो स्थानीय ज्ञानशाला विभाग किस तरह बनाया जाता है, उसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, ये आपका एक प्रश्न हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सबसे उत्तम ज्ञानशाला प्रशिक्षक बने, तो उसके लिए क्या बताया गया है। सम्यक व सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए अनुभवी व प्रशिक्षित प्रशिक्षक तैयार हो, इसलिए आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आप अनुभव तो, आप जो ज्ञानशालाएं जुड़ जा रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ा अनुभव होगा, जो नहीं जा रहे हैं उनको अनुभव लेना है। प्रशिक्षित प्रशिक्षक तैयार हो वह ज्ञानशाला में अपनी सेवा दे। इस हेतु ज्ञानशाला प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षकों को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसे प्रशिक्षकों को संख्या उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रहे और इसमें गुणवत्ता भी विकासमान हो। ये तो कार्य हो गया प्रकोष्ठ के लिए कि उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण कक्षाएं या इस तरह से मोटिवेशन करना है कि स्थानीय स्तर पर टीचर्स, नए नए टीचर्स जुड़ सके। लेकिन आगे देखिए, बताया गया है ज्ञानशाला में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षक के चयन में उनकी उच्च गुणवत्ता, प्रशिक्षण निपुणता, सतत स्वाध्यायशीलता, ई संसाधन उपयोग की जानकारी व आधुनिक शैली की अवगति को ध्यान में रखकर ही चयन किया जाए। तो यदि आपको ज्ञानशाला प्रशिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होना है, तो आपके लिए आपसे क्या अपेक्षित है। उच्च गुणवत्ता, प्रशिक्षण निपुणता, सतत स्वाध्यायशीलता। सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी करके नहीं चलेगा। एवरी डे, एवरी डे आई हैव टू रीड समथिंग। अगर मुझे कक्षा लेनी है, एक सप्ताह में एक कक्षा लेनी है, तो मुझे अगर 1 घंटा बोलना है तो मुझे कम से कम प्रतिदिन का 1 घंटा तैयारी करनी है। कुछ ना कुछ उसमें विकास करते रहना है। ठीक है। ई संसाधनों के उपयोग, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल अगर बच्चों को आपको बांध कर रखना है तो आपको टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होना होगा, टेक्नोलॉजी के यूज में स्ट्रांग होना होगा। इसलिए ई संसाधन उपयोगों की जानकारी भी आवश्यक है। और आधुनिक शैली से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह से अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, इसमें भी आपकी निपुणता अपेक्षित है। तो ये है आपके लिए, ये आपका सुप्त वाक्य होना चाहिए जिसे आप प्रतिदिन सुबह देखें कि मैं यहाँ पर, मेरे में इसमें कहाँ पर कमी है। ठीक है। और मैं किस तरह से, किस तरह का अध्ययन करूं ताकि मैं अपनी इन कमियों को कम कर सकूं। ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है, प्रशिक्षक में क्या अपेक्षित है। 5 पॉइंट्स लिखिए, 3 पॉइंट्स लिखिए, 2 पॉइंट्स लिखिए। ठीक है। तो आपको इन बातों को, इन वर्ड्स को याद रखना है। उच्च गुणवत्ता, प्रशिक्षण निपुणता, सतत स्वाध्यायशीलता, ई संसाधन उपयोग की जानकारी और आधुनिक शैली की अवगति। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ज्ञानशाला का गठन। ज्ञानशाला का संचालन सप्ताह में एक दिन, रविवार, प्राय रविवार या किसी अन्य दिन उस क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में जितने संघीय परिवार है, जैसे अभी सपोज मैं घाटकोपर एरिया में रहती हूँ, यहाँ 500 परिवार है, तो क्या अपेक्षित है कि हर परिवार के बच्चे ज्ञानशाला में आए। तो कम से कम ऐसे ऑन एन एवरेज ले ले कि हर परिवार में कम से कम एक बच्चा तो है ही, तो 500 बच्चे ज्ञानशाला में आने चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। तो जिस क्षेत्र में जितने संघीय परिवार है उनके मान्य अवस्था के सभी बच्चे, मान्य अवस्था क्या है, चलिए चैट बॉक्स में डालिए। ज्ञानशाला के लिए मान्य अवस्था मैंने बताई थी, बहुत क्लियरली बताई थी। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। कशिश जी, वेरी गुड। 5 प्लस रॉन्ग है, 4 to 14 ईयर्स, वेरी गुड, ये आपको याद रखना है।
मान्य अवस्था के सभी बच्चे 4 to 14 ईयर्स। वेरी गुड, पुनः याद कर लीजिए, जिसने भी रॉन्ग आंसर दिया है वो ध्यान रखेंगे इस बात का। उनकी मान्य अवस्था के सभी बच्चे ज्ञानशाला में संभागी बने, ऐसा हमें सलक्ष्य प्रयास करना है। बिफोर 14 नहीं चलेगा, 1 ईयर का बच्चा भी बिफोर 14 होता है। तो आप देखिए, आपको लगता है मैंने आंसर करेक्ट दिया है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। आपका आंसर, सही आंसर होगा 4 to 14 ईयर्स। ठीक है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं और फिर हम प्रकोष्ठ को लिखते हैं कि हमने तो सब आंसर सही दिए थे, हमें कम मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो भी ध्यान दीजिए। यथासंभव ज्ञानशाला दिन के समय में लगाई जाए। प्रशिक्षकों में अधिकतर महिला प्रशिक्षक ही रखें। कन्याओं की सहभागिता उनके साथ हो सकती है। महिला प्रशिक्षक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। देर इज अ मिनिमम एज टू बिकम प्रशिक्षक। मिनिमम एज बताई गई है महिला प्रशिक्षक के लिए 18 ईयर्स, और पुरुष प्रशिक्षक के लिए 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ऊपर होंगे तभी ही वो ज्ञानशाला में प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है। और रिटायरमेंट एज भी है ज्ञानशाला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 60 वर्ष पूर्ण होने पर वह सक्रिय प्रशिक्षण से निवृत्त होकर मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करे, बशर्ते नए योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता उस क्षेत्र में हो। ठीक है। पुरुष प्रशिक्षकों के बारे में भी मैंने बता दिया है। ज्ञानशाला शुरू करने व बंद होने की तथा स्थानीय स्तर पर ज्ञानशालाओं के विलय या पुनर्गठन की पूर्व जानकारी प्रकोष्ठ कार्यालय को देनी होगी। ठीक है। मैं आपको एक बात कहती हूं, जहां भी पॉलिसी डिसीजन हो, जहां भी निर्णय हो, पॉलिसी निर्णय होते हैं। ठीक है। जैसे जीएसटी लागू करना एक बड़ा निर्णय होता है। ठीक है। तो इस तरह के जहां पॉलिसी डिसीजन हो, हमेशा, बॉर्डर लाइन है ये, हमेशा प्रकोष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना सबसे पहले होगी। वहां से आपको जैसा निर्देश मिलेगा उसी तरह से आपको एक्ट करना है। ठीक है। ये बात हमें हमारे पल्लों को गांठ मार लेनी है, कहीं पर भी हमसे इस बारे में चूक ना हो। ठीक है। ज्ञानशाला बंद हो गई है, सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय को। पुनः प्रारंभ की जा रही है, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ कार्यालय को। प्रशिक्षक जुड़ रहे हैं तो उनका फॉर्म भर के भेजना, ये प्रकोष्ठ का, ये आपकी अंतरंग जो भी ज्ञानशालाएं चल रही है, आपके अंचल के आंचलिक संयोजक ये एक माध्यम बनता है प्रकोष्ठ से वार्तालाप का। उनके पास इन सब चीजों की सूचना होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें से आपको क्या चीज याद रखनी है? प्रायः रविवार दिन के समय हो, जितने संघीय परिवार हो उतने बच्चे हो, ये लक्ष्य होगा हमारा। मान्य अवस्था क्या है? 4 to 14 ईयर्स। और प्रशिक्षकों में प्राय प्राय महिलाएं होगी। मिनिमम एज फॉर प्रशिक्षक इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 60 ईयर्स। 60 ईयर्स इज रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट मतलब आप कुछ दूसरा कार्य कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर सकते हैं ज्ञानशाला का, लेकिन सक्रिय प्रशिक्षण ना दें। अ, और पुरुषों के लिए मिनिमम एज है 30 ईयर्स। ठीक है। ये याद हो गया हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सह ज्ञानशाला ये नया कंसेप्ट है, ये आप बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी आपको। ये इसके बारे में भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का प्रश्न। सह ज्ञानशाला के बारे में आपको क्या पता है? कब सह ज्ञानशाला का गठन किया जा सकता है और उसके लिए क्या नियम है? ठीक है। जिन क्षेत्रों में या परिवारों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण ज्ञानशाला का विधिवत संचालन संभव नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, अभी मेट्रो सिटीज में बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, वहां पर 5-10 बच्चे हो जाते हैं और वो सिटी से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो ज्ञानशाला जहाँ मेन चलती है वहां से दूर है। तो रोज उनको यातायात करके बच्चों को लाना ले जाना, ज्ञानशाला में सम्मिलित कर पाना मुश्किल है। तो इस जब ऐसी परिस्थिति हो, और हमारे बच्चे, हमारे 13पंथी बच्चे हैं, और वो इस सिर्फ इस दूरी के कारण या यातायात की समस्या के कारण हमारी ज्ञानशालाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हम सह ज्ञानशालाओं के रूप में उन बच्चों का उसी स्थान पर, जहां पर उस सोसाइटी में हम यथासंभव एक ज्ञानशाला, सह ज्ञानशाला जिसे कहते हैं, वहां पर हम प्रारंभ करें। ठीक है।
जिस कारण से हम बच्चों को संस्कार व धार्मिक ज्ञान दे सके और वो उन्हें वंचित न रहना पड़े। इसे हम कहेंगे सह ज्ञानशाला या एसोसिएटेड ज्ञानशाला। जैसे अब हमारे घाटकोपर में मुख्य ज्ञानशाला चलती है, जो सभा भवन में चलती है। लेकिन हमारे से ही पास में एक क्षेत्र है जहां पर एक बड़ी 10-15 बिल्डिंग्स की एक सोसाइटी है। वहां से बच्चों को आने में दिक्कत होती है, तो वहां पर हमने एक सह ज्ञानशाला प्रारंभ की है, जिसका सारा दिशा निर्देश कहाँ से मिलेगा? घाटकोपर ज्ञानशाला। वो एसोसिएटेड किसके साथ है? घाटकोपर ज्ञानशाला के साथ। लेकिन वो चल कहाँ रही है? विद्या विहार एक अलग क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, छोटी बिल्डिंग्स, मतलब कम बच्चे हैं, 10-12 बच्चे ही हैं। जबकि हमारी ज्ञानशाला में 100 बच्चे हैं, पर वो नहीं आ पा रहे हैं। वो 10-12 बच्चे, तो हमें क्यों उन्हें वंचित रखना है कि भाई आप नहीं आ सकते हो तो चलो आपकी पढ़ाई आप अपने आप करो? ऐसे नहीं होता है। हमें कोशिश करनी है कि वो भी हमारे ज्ञानशाला के उपक्रम से जुड़े। वो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा दायित्व है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इन चीजों की, सह ज्ञानशाला की जहां पर संभावना दिखे, सह ज्ञानशाला का प्रारंभ हम कर सकते हैं। महासभा के अंतर्गत पंजीकृत उपसभाएं भी अपने अंतर्गत ज्ञानशाला को सह ज्ञानशाला के रूप में चला सकती है। यदि उपसभा है, किसी बहुत बड़ा क्षेत्र है और अगर वहां पर उपसभाएं हैं, तो वो भी अपने अंतर्गत सह ज्ञानशाला का निर्माण कर सकती है। आवश्यकता हो तो नजदीक के तेरापंथी सभा के साथ सह ज्ञानशाला को संबद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार की ज्ञानशाला को ज्ञानशाला एक प्रारूप में निर्दिष्ट प्रावधानों में कुछ छूट रहेगी, क्योंकि छोटी ज्ञानशाला है, कम बच्चे हैं, तो ज्यादा मतलब अगर उनसे बहुत अपेक्षा रखे कि नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, पूरे रूल्स शायद वो ना भी फॉलो कर पाए। लेकिन मेन ज्ञानशाला जो पढ़ाने का क्रम है वह तो सेम रहेगा। ठीक है, तो कुछ छूट के साथ ऐसी ज्ञानशालाओं को हम मान्यता दे सकते हैं। प्रकोष्ठ की तरफ से यह मान्यता दी गई है। निर्दिष्ट प्रावधानों में कुछ छूट रहेगी और इनके संचालन का स्वरूप आवश्यकता अनुसार समय समय पर जारी हो सकेगा। जिसे परिपत्र निकलता है ज्ञानशाला का प्रतिवर्ष, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस, अगर कुछ चेंजेस है तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस इस परिपत्र के द्वारा पूरे भारतवर्ष में पहुंचाए जाते हैं, अलग से जारी होगा। ठीक है, तो ये बात हुई सह ज्ञानशाला की। देखिए, ये सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपको शिविर तक भी याद रखने हैं ये चीजें। ठीक है, और अगर मैं एग्जामिनर आ गई बाई चांस, तो मैं ये सारी चीजें पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने आप सबको क्या क्या पढ़ाया है। तो सह ज्ञानशाला ये एक नया कंसेप्ट है, एसोसिएटेड ज्ञानशाला भी जिसको कहते हैं, और ये प्रकोष्ठ के द्वारा मान्य ज्ञानशालाएं होती है और किसी बड़ी ज्ञानशाला के साथ संबंधित ज्ञानशालाएं होती है। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में जानकारी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ज्ञानशालाओं का संचालन प्रतिदिन हो, यह महत्व की बात है। प्रारूप के अन्य नियमों का पालन करते हुए अग्रुक्त ज्ञानशाला का गठन करने व संचालन करने पर मान्य ज्ञानशाला की परिधि में आ सकेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप प्रकोष्ठ के द्वारा मान्य ज्ञानशाला कहलाए, तो आपको संचालन तथा मापक आधार यहाँ पर दिए गए हैं। 3 तरह की ज्ञानशालाएं होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आया हुआ भी है शायद मेरे ख्याल से। 3 प्रकार की ज्ञानशालाएं चल सकती है: प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशाला, साप्ताहिक ज्ञानशाला और चातुर्मासिक ज्ञानशाला। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? नाम से ही पता चल जाता है। प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशाला वर्ष भर में एवरीडे चलती है और उसमें कम से कम 80 क्लासेस होना आवश्यक है। साप्ताहिक ज्ञानशाला सप्ताह में एक दिन चलती है, प्राय संडे को चलती है या अपने क्षेत्रीय सुविधा अनुसार किसी एक दिन चलाई जा सकती है, और वर्ष भर में वहां पर कम से कम 40 क्लासेस होना आवश्यक है। और चातुर्मासिक ज्ञानशाला जो सिर्फ चातुर्मास काल के दौरान ज्ञानशालाएं चलाई जा सकती है, जिसमें कम से कम इस तरह का प्रावधान है कि 30 कक्षाएं तो चातुर्मास काल में हो, और तत्पश्चात चातुर्मास के बाद कम से कम 10 कक्षाएं साप्ताहिक अवश्य चले। इस प्रकार टोटल वहां भी 40 कक्षाओं का नियम है। प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशाला 80 क्लासेस, साप्ताहिक चलने वाली ज्ञानशाला सप्ताह में एक दिन 40 क्लासेस, चातुर्मासिक ज्ञानशाला 40 ज्ञानशाला, लेकिन 40 में से 30 चातुर्मास काल के दौरान और 10 आफ्टर चातुर्मास। ठीक है, उपरोक्त प्रकार की ज्ञानशालाओं में निरंतरता आवश्यक है। ऐसे नहीं कि मैं एक सप्ताह लूंगी फिर 4 सप्ताह बंद, फिर वापस एक सप्ताह लूंगी, नहीं चलेगा। निरंतरता आवश्यक है। ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टियां, दीपावली के समय, या जैसे बंगाल साइड इत्यादि में पूजा, नवरात्रि के टाइम पे वहां पर छुट्टियां होती है, तो इस तरह से स्थानीय स्तर की स्थिति देखकर आप निर्धारित अवकाश दे सकते हैं, लेकिन क्रम बंद नहीं होना
चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगेन, प्रतिदिन कितनी प्रकार की ज्ञानशालाएं चला चलाई संचालित होती है? प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशाला, साप्ताहिक ज्ञानशाला और चातुर्मासिक ज्ञानशाला। पिछली बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशालाएं चलती है क्या? हाँ, चलती है। कम जगहों पर है, शायद 3-4 जगहों पर ही है, लेकिन अभी भी इस मॉडर्न इरा में भी प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशालाएं है। ठीक है। अब मापक आधार क्या होंगे? ज्ञानशाला एक प्रारूप के अनुसार ज्ञानशाला का संचालन करना, ज्ञानशाला शिक्षण समय सारिणी जिस पर मैं अभी आऊंगी के अनुरूप अध्ययन अध्यापन करवाना, केंद्रीय नीति नियम निर्देश की अनुपालना करते हुए ज्ञानशाला का संचालन और सारे अन्य कार्यों का संपादन करना, ज्ञानशाला में प्रशिक्षक परीक्षा, ज्ञानार्थी परीक्षाओं का, अन्य निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन करना, ज्ञानशाला संचालन की गुणवत्ता, औसत ज्ञानार्थी प्रशिक्षक संख्या, निरंतरता आदि। क्षेत्र में श्रद्धा के परिवार, जितने खुले परिवार की संख्या एवं ज्ञानशाला में बालकों की संख्या की का औसत अनुपात, व्हाट इज द रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एक तो वो इंपॉर्टेंट, और एक आपके जितने परिवार हैं और कितने बच्चे हैं ज्ञानशाला में, उसका रेशियो, ये दोनों बहुत मायने रखता है। विगत वर्षों में ज्ञानशाला के मापक, 1 मिनट का आपको मुझे समय देना पड़ेगा। लैपटॉप, तो ये इसके संचालन के तथा मापक आधार यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए मैं यहाँ से प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि आपको जब तक स्क्रीन दिखाई नहीं देगी तब मुश्किल हो सकती है। टेक्नोलॉजी के थोड़े ग्लिचेस हम सबको कभी कभी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब इसके पश्चात हम समय सारिणी पे आएंगे। अब आप लोगों में से कितने लोगों को समय सारिणी के बारे में कुछ जानकारी है? चैट बॉक्स में ही डालेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को। समय सारिणी की जानकारी कितनों को है? टीचर स्टूडेंट रेशियो, देखिए ये आपके आपके क्षेत्रीय लेवल की उपलब्धता के अनुसार है। मैं तो कह दूंगी 1 स्टूडेंट पर टीचर। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है। बराबर है। आइडियल 1 to 4, ठीक है। ठीक है, 1 to 4, 1 to 5 तक ठीक है। उसके आगे भी कभी कभी होता है, लेकिन हमें जितनी कोशिश हो, ऐसा भी नहीं हो कि भाई टीचर ऐसा समझे कि बहुत सारे टीचर्स है तो चलो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए मैं पुनः स्क्रीन शेयर करती हूँ। परी जी, मुझे हाँ बोलिए। मैं एक बार पुनः ज्वाइन हो रही हूँ, तो आपको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, वो ध्यान में नहीं रहा। एक ही ओके, मिनट में, नो प्रॉब्लम। मैं अभी जस्ट ज्वाइन होती हूँ, तो मैं शेयर कर पाऊंगी स्क्रीन। अभी तो आप है दोनों से हैं आप, और पोस्ट है दोनों में अभी तो। नहीं, वो शायद टाइम डिले वाला दिखा रहा होगा, क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं दे रहा है। 1 मिनट में फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं हूँ, शायद हूँ। नहीं बराबर है, कोई एक दो, सेकेंड। दोनों आपके दोनों आईडी से आप दोनों जो ज्वाइन है, और जुड़ी दोनों हुई हूँ, पोस्ट, हाँ हाँ। एक पोस्ट ही मिनट। बताया है तो। यस यस यस, मैं पुनः शेयर करती हूँ स्क्रीन, ताकि
हो पाएगा। चलिए, हाँ हो गया, अभी आ रहा है आपका हो गया, हाँ स्क्रीन दिख रहा है, यस। शेयर। 1 मिनट में जहां पर ओके, चलिए। अब थोड़ा सा 3 तरह से हम ज्ञानशालाओं को ग्रेड करते हैं, जहां पर गुरुदेव के समक्ष इन इन ज्ञानशालाओं ने, किन ज्ञानशालाओं ने पूरे वर्ष में अच्छा कार्य किया है उनको वहां पर सम्मानित किया जाता है। तो 3 प्रकार के ग्रेड है, श्रेष्ठ ज्ञानशाला, विशिष्ट ज्ञानशाला और उत्तम ज्ञानशाला। श्रेष्ठ ज्ञानशाला, ज्ञानशाला मापक आधार पर, मतलब जो भी पॉइंट्स बनाए गए अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताए थे, उस पर 15 सालों से लगातार बहुत अच्छी गुणात्मक व सर्वांगीण उपलब्धि प्राप्त की हो, प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशालाओं को इसमें प्रमुखता दी जाती है। पर साप्ताहिक चलने वाली ज्ञानशालाओं का भी इसमें समावेश समावेश हो सकता है, ठीक है। फिर 15 साल से कंटिन्यूअस बहुत अच्छा कार्य कर रही है तो उसे श्रेष्ठ ज्ञानशाला दे सकते हैं। फिर विशिष्ट ज्ञानशाला में ज्ञानशाला मापक आधार पर पिछले 10 वर्षों से लगातार अच्छी उपलब्धि, और उत्तम ज्ञानशाला में मापक आधार में पिछले 5 वर्षों से लगातार संतोषप्रद उपलब्धि जिसमें प्राप्त हुई हो। तो 3 ग्रेड्स में ज्ञानशालाओं का मूल्यांकन होता है, श्रेष्ठ, विशिष्ट, उत्तम। श्रेष्ठ 15 इयर्स से गुड वर्क, विशिष्ट में 10 इयर्स, और उत्तम ज्ञानशाला में 5 साल से अच्छा कार्य जो कर रही है। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये सभी को बायाट होनी चाहिए। इस पे डेफिनेटली आपको थियोरी में भी प्रश्न आएंगे, और इसमें तो आएंगे ही आएंगे। आपके जो शिविर की एग्जाम होगी उसमें तो डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। समय सारिणी, सप्ताह में एक दिन जो ज्ञानशाला चलती है उसका 2 आवर्स का जो टाइम दिया गया है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले 15 मिनट में आपको ये 5 आवश्यक करवाने हैं, जिसमें नमस्कार महामंत्र, ऑर्डर भी सेम है, नमस्कार महामंत्र, गुरु वंदना, त्रिपदी वंदना, ज्ञानशाला गीत और ज्ञानशाला प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूँ, मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने पर गौरव है, 7 पॉइंट्स वाली वो प्रतिज्ञा, ठीक है। और ज्ञानशाला गीत कौन सा है, अरहम अरहम की वंदना, ठीक है। त्रिपदी वंदना कौन सी है, जहां पर हम क्या कहते हैं, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम, ये हमारे 3 पद है त्रिपदी वंदना के। गुरु वंदना, टिकुतों के पाठ से जो वंदना की जाती है वह गुरु वंदना, और नमस्कार महामंत्र, ठीक है। इस तरह से ये पांचों आवश्यक ज्ञानशाला के प्रारंभ में हम करवाते हैं, जिसके लिए 15 मिनट का समय आरक्षित है। उसके बाद प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान का उपयोग, जिसके अंतर्गत महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्रा, ये 2 कंपल्सरी नियमित कराने वाले प्रयोग है। कौन कौन से, 2, महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्राएं, ठीक है। बाकी के जो प्रयोग यहाँ पर लिखे गए, आसन, कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, स्मृति विकास, अनुप्रेक्षा आदि, ये वैकल्पिक, मतलब आज करवा दिया, आज आपने एक आसन करवाया, दूसरी बार दूसरा आसन करवा दीजिए, तीसरी बार आपने दीर्घ श्वास प्रेक्षा करवा दी, इस तरह से आप बदल बदल के करवा सकती है। इन प्रयोगों के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद आती है हमारी कक्षा संस्कार ज्ञान और वर्तमानिक ज्ञान, जिसके लिए 15 मिनट का समय है। संस्कार ज्ञान और वर्तमानिक ज्ञान में क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। व्यक्तित्व विकास और ज्ञान मित्र ई ज्ञानशाला के लिए 20 मिनट का समय है। ये जो अब तक मैंने 8 कक्षाओं के टाइटल्स कहे हैं, आप देख सकते हैं 1 to 6 इसमें थे, 7 और 8 ये सामूहिक कंबाइंड में लेना है, ठीक है। सभी बच्चे पंक्तिगत बैठेंगे, आपकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, और उनको सबको साथ में करवाना है ये कार्य। उसके बाद हम क्लासेस डिवाइड करेंगे, SSB 1, SSB 2, SSB 3 के अनुसार, और वहां पर भी बताया गया है आपको फर्स्ट 30 मिनट्स कंठस्थ एवं पुनरावर्तन करवाना है, जो आपने पिछली बार सिखाया है। या जैसे 25 बोल पिछली कक्षाओं में हो गया, बच्चा तीसरे भाग में है सपोज, तो कुछ बोल उन्होंने पहले सीख लिए, उनका पुनरावर्तन, कुछ इंपॉर्टेंट गीतिकाएं हैं उनका पुनरावर्तन, सामायिक पाठ इत्यादि जो बच्चों ने पहले सीखा है प्राय भूल जाते हैं, तो उनका पुनरावर्तन। सो कंठस्थ एवं पुनरावर्तन, यहाँ पर उच्चारण शुद्धि के साथ हमें ध्यान देना है। इसके लिए समय आरक्षित किया गया है 30 मिनट। और शिशु संस्कार बोध का अध्ययन बाद में हमें न्यू जो भी चैप्टर सिखाना है, जो भी हमारे प्लान के अनुसार है, उसका अध्ययन करवाना है, उसके लिए हमें दिया गया है टाइम 20 मिनट। यहाँ पर कहानियां भी है हमारे नए शिशु संस्कार बोध की, तो वो करवा सकते हैं, उसके आधारित वर्कशीट, मतलब जिस तरह से हम शिशु संस्कार बोध का अध्ययन करवाना चाहें वो हम अच्छे से यहाँ पर करवा सकते हैं। और उसके बाद 1 दिवसीय त्याग करवाना है, संकल्प एवं घोष करवाने हैं, और उपस्थिति अटेंडेंस लेनी है। इसके लिए कुल समय दिया गया है 5 मिनट का।
तो टोटली ये साप्ताहिक ज्ञानशाला का 120 मिनट्स का पूरा समय सारिणी, बहुत साइंटिफिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत सोच समझ कर इनकी कक्षाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है। साप्ताहिक ज्ञानशाला का घोषित समय 2 घंटा रखा जाए। स्थानीय सुविधा अनुसार प्रेक्षाध्यान एवं जीवन विज्ञान के प्रयोग श्रेणी अनुसार भी किए कराए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सामूहिक में होता है, तो ध्यान नहीं दे सकते कि बच्चा सही तरह से आसन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आप चाहे तो आप क्लासेस में जब बच्चों को डिवाइड करते हैं तो प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के प्रयोग वहां भी करवा सकते हैं। ये आप अपनी क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अगर कम बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो कभी कभी ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। समय सारिणी वो थी साप्ताहिक चलने वाली ज्ञानशालाओं की। अभी प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशालाओं के लिए समय सिर्फ 60 मिनट्स का है। तो इसके लिए इनके समय का थोड़ा सा निर्धारण अलग तरह से किया गया है। जैसे 5 आवश्यक तो सेम रहेंगे, उसके लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के लिए 5 मिनट का प्रयोग, 5 मिनट ही दिए गए हैं। तो इसमें आपको प्रतिदिन अलग अलग प्रयोग करवाने हैं। कक्षा अनुसार, फिर उसके बाद श्रेणी अनुसार आपको 20 मिनट का कंठस्थ ज्ञान एवं पुनरावर्तन, 15 मिनट का अध्ययन, और लास्ट के 5 मिनट एक दिवसीय त्याग, संकल्प, कोश और उपस्थिति के लिए। तो इस तरह से ये प्रतिदिन चलने वाली ज्ञानशाला का टाइम टेबल है। उपरोक्त में से कोई भी एक प्रयोग, यहाँ पर नियमित कराने वाले प्रयोग और वैकल्पिक प्रयोग इस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया है, क्योंकि समय सिर्फ 5 मिनट का है। लेकिन साप्ताहिक चलने वाली ज्ञानशालाओं में नियमित प्रयोग और वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन है। प्रतिदिन ज्ञानशाला का घोषित समय 1 घंटा रखा जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर संस्कार ज्ञान, व्यक्तित्व विकास इत्यादि नहीं आया है। तो प्रतिदिन कक्षा प्रारूप में एक दिन कोई भी एक दिन संपूर्ण कक्षा व्यक्तित्व विकास तथा सात्विक मनोरंजन की रखी जा सकती है। चातुर्मात्रिक ज्ञानशाला की समय सारणी साप्ताहिक या दैनिक संचालन के आधार पर लागू हो। प्रतिदिन प्रारूप के पाठ्यक्रम के साथ 25 बोल, प्रतिक्रमण, तत्व चर्चा, जैन तत्व प्रवेश, भक्तांबर, तेरापंथ प्रबोध, श्रावक संबोध, चयनित गीतिकाएं, ये सब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके प्रारूप में पूरी तरह से क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है। नमस्कार महामंत्र किस तरह से करवाना है, बच्चों को किस तरह से खड़े रखना है, गुरु वंदना किस तरह से की जाए। ठीक है। और इसके वीडियोस भी आप तक आपके ग्रुप में पहुंचा दिए जाएंगे। त्रिपदी वंदना का किस तरह से उच्चारण करना है, ज्ञानशाला गीत हमें क्या क्या है, हमारा ज्ञानशाला गीत ये आपको सबको याद भी करना है। इसमें से भी आपको कुछ पैराग्राफ्स पूछे जा सकते हैं थियोरी में और एज वेल एज प्रैक्टिकल में। दीक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, इसके लिए आपकी अलग कक्षा लगेगी, इसलिए मैं इन प्रयोगों को नहीं बताऊंगी या इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी। आपकी ये कक्षा अंजू जी चौधरी की कक्षा लगने वाली है, तो ये सारी चीजें वो बताएंगे आपको। ठीक है। तो मैं इनको स्किप कर रही हूँ। ये मैंने स्लाइड्स इसलिए रखी थी कि आपको ध्यान तो रहे कि ये आपके प्रारूप में दिया गया है, किस तरह से करवाना है, उस चीज का लाभ क्या है, ये सारी चीजें आपके प्रारूप में बहुत अच्छे से दी हुई है। अब हम आते हैं संस्कार ज्ञान एवं वर्तमानिक ज्ञान। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक कक्षा है हमारी 7 नंबर की। ठीक है। संस्कार ज्ञान, इस प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या करना है, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों, घटना संस्मरणों, बोध कथाओं आदि के माध्यम से बच्चों के दिल दिमाग को सुसंस्कारित करने का मनोवैज्ञानिक प्रयास होना आवश्यक है। बालकोचित मतलब बालकों के लिए उचित शैली में उन्हें ऐसी खुराक देनी चाहिए कि बालक तन्मय बनकर सुने, मनन करे एवं अपने पवित्र मानस पटल पर उसे अंकित कर ले। विषयों की एक सूची भी आपको मैं बताऊंगी जो इस प्रारूप में दी गई है, और इस प्रकार के और भी विषय लिए जा सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। अब आपको ये हम प्राय देखते हैं, आज भी हमने जो बचपन में हमारे कहानियां सुनी होगी ना, वो आज भी हमें याद है, क्योंकि कहानियां होती ही ऐसी है, बच्चों को अट्रैक्ट करती है, प्लस हमेशा याद रहती है, और उससे जो सीख मिलती है वो भी हमारे बहुत काम आती है। तो इसलिए इस संस्कार ज्ञान का ये जो विषय यहाँ पर रखा गया है, ये बहुत ध्यान पूर्वक सोच समझ कर यहाँ रखा गया है, और इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पर। बहुत जल्दी से बच्चे चीज को पकड़ते हैं। ठीक है। तो ये संस्कार ज्ञान में हम महापुरुषों की कथाएं हैं, बोध कथा है, अलग अलग तरह की कथाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपके यहाँ पर प्रारूप में ही पूरे आई थिंक सम 81 कहानियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है।
तो आप इन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करें। और आपके थियोरी एग्जाम के लिए स्पेशली 5 कहानियां जो चयनित कहानियां रखी गई है, जिसकी भी क्लास एडवोकेट श्रीमती प्रेमलता जी लेंगे आपके लिए, तो उन कहानियों को आप जरूर जरूर पढ़े, समझे, ताकि एक कहानी पर प्रश्न, तो आपने प्रश्न पत्र अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि एक कहानी आपको लिखनी है। ठीक है। अब कहानियां कौन सी होगी? आपकी 5 चयनित कहानियां, या इसमें से कुछ कहानियां जो भी मैं आपको भी बता दूंगी। ठीक है। उसके अलावा आप ऐसा मत सोचिए कि सभी 81 कहानियां हमको पढ़नी है, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां होती है। ठीक है। ऑलरेडी आपके 5 सिलेबस में है ही, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। अब दूसरा था वार्तमानिक ज्ञान। वार्तमानिक ज्ञान मतलब क्या? वार्तमानिक ज्ञान के अंतर्गत तेरापंथ या जैन धर्म से विशिष्ट पर्व दिवस, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, सिरियारी, केलवा, अम, सरदार शहर, गंगा शहर, इस तरह के हमारे ऐतिहासिक स्थल, तीर्थ स्थान, स्मारकों, संस्थानों, तीर्थंकरों, आचार्यों से संबंधित विशिष्ट दिवस व समसामयिक घटना प्रसंगों आदि का समावेश इस प्रशिक्षण के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मर्यादा महोत्सव, अक्षय तृतीया, पर्युषण पर्व, ये सारी चीजें। जिस दिन या सप्ताह में ऐसा प्रसंग हो, उससे पहले बालक बालिकाओं को उसका स्मरण कराते हुए उस विषय पर प्रारंभिक सार गर्भित विचारों को प्रस्तुति दे, जिससे बालक के हृदय में विशिष्ट सम्मान के भाव उजागर हो एवं स्थायी पहचान कायम हो सके। ऐसे ही कुछ विशिष्ट दिवस, ऐतिहासिक स्थल, महापुरुषों के दिवस आदि की एक वर्गीकृत सूची परिशिष्ट में दी जा रही है। और ये रही आपकी वर्तमानिक ज्ञान की सूची, जो आपके प्रारूप में दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैन धर्म और तेरापन से संबंधित विशेष दिन। ठीक है। अब आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस, इंपॉर्टेंट। भगवान महावीर जन्म जयंती, इंपॉर्टेंट। अक्षय तृतीया, इंपॉर्टेंट। भगवान महावीर केवल ज्ञान दिवस, इंपॉर्टेंट। आचार्य महाश्रमण दीक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट। आचार्य तुलसी जन्म दिवस, इंपॉर्टेंट। आचार्य भिक्षु जन्म दिवस एवं बोधि दिवस, इंपॉर्टेंट। तेरापन स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट। ज्ञानशाला दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब मनाया जाता है? ठीक है, भाद्रपद माह के प्रथम रविवार को। फिर पर्युषण प्रारंभ कब होता है? संवत्सरी महापर्व कब होता है? विकास महोत्सव कब मनाया जाता है? पट्टोत्सव कब मनाया जाता है? चरमोत्सव कब मनाया जाता है? ये सब आपको मिलेगा ग्रुप में। क्यों मिलेगा आपको ग्रुप में? ये आपके पास है, आपको इसे लेना है। आपके आंचलिक संयोजकों से बात कीजिए, हमें प्रारूप चाहिए। इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है उन सभी के पास। उन सब के पीछे पड़िए आप। ठीक है। पर्व और दिवस, कुछ हमारे सांस्कृतिक पर्व भी है, वो वो सारे पर्व भी आपको कुछ कुछ जानकारी जो इस सप्ताह में आ गए उसके बारे में। अब जैसे रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, ये जो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जानकारी हम सभी को होती है, लेकिन जब प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, नहीं ये तो हमें पता नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये मैं अभी आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा रही हूँ, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो ये सब आप देख ले एक बार। आगे आपको और भी चीजें, ऐतिहासिक स्थल एवं संस्थाएं कौन कौन सी है हमारी, ये देख लीजिए। बोधि भूमि किसे कहते हैं? जन्म स्थल क्या है? आचार्य भिक्षु तेरापन स्थापना भूमि क्या है? ठीक है। ऋषिराय समाधि भूमि कहाँ पर है? नैतिकता का शक्तिपीठ, ये भी प्रश्न मैं बहुत बार पूछती हूँ। जब प्रायोगिक प्रशिक्षण की कक्षाएं होती है, नैतिकता का शक्तिपीठ किसे कहते हैं? साधना का प्रज्ञापीठ कहाँ पर है, क्या है? ठीक है। तो ये चीजें आपकी जानकारी में हो। ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको यहीं पर कहीं बैठे बैठे आराम से मिल जाएगी। ठीक है। ये सारे विषय आपको ध्यान में देने। फिर मैंने कहा संस्कार यहाँ भी दी गई है, अनेक कथाओं की सूची है, और टोटल 81 कहानियां यहाँ पर बताई गई है जिस पर आप कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो आगे नाम दिए हैं ना, इन कहानियों को आप जरूर ध्यान में रखें। इन कहानियों को जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है। जैसे एकाग्रता पर जय मुनि की, जयाचार्य जी की कहानी है। फिर निर्भीकता पर मुनि भारमल जी की, केलवा अंधेरी ओरी की कहानी है।
ये चीजें हैं ये जो हमने कितनी ही बार प्रवचनों में सुनी है, ठीक है। इन कहानियों को आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, ठीक है। किस बुक में मिलेगी ये सब? किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये आपको हमारे तेरापंथ के बहुत से साहित्य है जिसमें मिलेगी, और ये थोड़ा सा कार्य आपको करना है और ढूंढना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और प्रश्न, एक और कक्षा थी, 8 नंबर की कक्षा, जो है व्यक्तित्व विकास। यहाँ पर आपने देखा होगा, व्यक्तित्व विकास में हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, जैसे संगीत प्रशिक्षण हो गया, क्विज प्रतियोगिता हो गया, वक्तृत्व शैली हो गई, जप का प्रयोग है, कंठस्थ एवं शुद्ध उच्चारण, कोई भी एक्टिविटी आपने करवा दी, ठीक है। और इसके अलावा ज्ञान मित्र, ये एक हमारा नया ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के द्वारा संचालित उपक्रम है, ई ज्ञानशाला, जहां पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी, अभी हाल ही में आपने मुखमस्त्रिका के कवर बनाने की एक्टिविटी करवाई थी, तो ये भी ज्ञानशाला टीम द्वारा कार्य किया जाता है। अलग अलग तरह के वर्कशीट्स यहाँ पर भेजी जाती है, जो आपकी ज्ञानशालाओं तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारा जो काम है, ये आपको व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत करवाना है, ठीक है। ये आप उस एक्टिविटी को करवा सकते हैं जो ज्ञान मित्र के द्वारा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। शिशु संस्कार बोध कंठस्थ एवं पुनरावर्तन, इसमें जो हमारा पोर्शन शिशु संस्कार बोध की पुस्तकों में दिया गया है, उसे हमें ध्यान से अध्ययन करवाना है, बच्चों को अच्छी तरीके से करवाना है। फिर लास्ट के 5 मिनट्स में अटेंडेंस है, और संकल्प है, और घोष है। संकल्प ये यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये ही संकल्प आपको फॉलो करने हैं। इसमें कुछ थोड़े से संकल्प मिस आउट हो गए हैं, आपको ये संकल्प याद करने हैं। 9 संकल्प है, इसे आप डिवाइड कर सकती हैं 4-3-3 में, ठीक है। फर्स्ट फोर, शक्तिशाली, चैतन्यमय, आनंदमय, ज्ञानवान। नेक्स्ट 3, स्वस्थ। स्वस्थ होऊंगा तो प्रसन्न होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा तो पवित्रता झलकेगी, स्वस्थ, प्रसन्न, पवित्र। और लास्ट 3 तो बहुत इजी है, भारतीय, जैन, तेरापंथी, ठीक है। तो मैं शक्तिशाली हूं, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। इसी तरह हमें 9 संकल्पों को याद रखना है, और इसमें से आपको थियोरी में भी पूछे जा सकते हैं, संकल्प का लाभ भी पूछा जा सकता है। संकल्प से मन, वचन और शरीर की शक्ति बढ़ती है, दृढ़ता की अनुभूति होती है, कार्य करने का उत्साह व साहस बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये लाभ आपको याद करने, ये भी पूछे जा सकते हैं। कोई 4 संकल्प पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्षमा चाहती हूँ, थैंक यू फॉर द करेक्शन दिव्या जी। 10 है, 4-3-3 डिवाइड करना है। इस तरह याद करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। शक्तिशाली, चैतन्यमय, आनंदमय, ज्ञानवान, स्वस्थ, प्रसन्न, पवित्र, भारतीय, जैन और तेरापंथी। बिल्कुल पूजा जी, मैंने मान मान ली बात, गलती से 9 निकल गए, 10 संकल्प है। वेरी गुड, थैंक यू। घोष, आप शिशु संस्कार बोध भाग 1 की पुस्तक उठा लीजिए, आपके पास 20 या 25 घोष उसमें है, आप बदल बदल कर प्रतिदिन घोष करवा सकती हैं बच्चों को, ठीक है। राष्ट्रीय नेटवर्क, महासभा, ज्ञानशाला महासभा के अंतर्गत ज्ञानशाला प्रकोष्ठ, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय संयोजक जिन्हें हम कहते हैं, जिनका नाम है श्रीमान सोहनराज जी सा चोपड़ा। ज्ञानशाला प्रकोष्ठ का कार्यालय, मैं पुनः बता रही हूं, अहमदाबाद। उनके नीचे 23 अंचलों के 23 आंचलिक संयोजक, फिर क्षेत्रीय संयोजक, स्थानीय संयोजक, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के अंतर्गत इनके द्वारा कार्य का विभाजन किया जाता है। और ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के कार्य नियोजन हेतु सदस्यों का चयन किया जाता है, जिस एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे ज्ञानशाला समिति कहते हैं। तो वह उसमें 11 सदस्य होते हैं। उसके बाद एक परामर्शक विभाग भी होता है, जिसमें अधिकतम 23 सदस्य, जहां केंद्रीय संस्थाओं के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का चयन होता है। 23 अंचलों में चलती है, और एक एक अंचल में कई क्षेत्र निर्धारित है, ठीक है। जैसे मुंबई एक अंचल है, लेकिन मुंबई के एक अंचल में कम से कम 65 ज्ञानशालाएं चलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 23 अंचलों की सूची भी दी जा रही है। आप कौन से अंचल से बिलोंग करते हैं, ये भी मैं प्रश्न पूछती हूँ कभी कभी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम किस अंचल को बिलोंग करते हैं। तो ये आपको अपनी जानकारी रखनी चाहिए, आपके क्षेत्र के, आपके अंचल के आंचलिक संयोजक कौन है, इसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे भारत को हमने 23 अंचलों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ताकि नेटवर्क अच्छी तरह से चल सके। ये पुनः आपको अच्छे से समझाया गया है। ज्ञानशाला उपक्रम का संचालन केंद्र द्वारा होता है,
गुरुदेव जहां पर विराजते हैं उसे केंद्र कहते हैं। उसके अंतर्गत ज्ञानशाला आध्यात्मिक पर्यवेक्षक कौन है? हमारे ज्ञानशाला आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनका इस वर्ष का चातुर्मास दिल्ली में है। बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, ये हमारे ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है। और सह पर्यवेक्षक मुनि है मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी। ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको। उसके बाद आते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं महासभा को। महासभा के बाद ज्ञानशाला प्रकोष्ठ में फिर ज्ञानशाला नेटवर्क प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय संयोजक है। जिस प्रकार एक गुरु, उसी प्रकार राष्ट्रीय संयोजक भी एक ही है, हमारे श्रीमान सोहन राज जी सा चोपड़ा। उसके बाद 23 अंचल और 23 अंचलों को हेड करने वाले एक एक आंचलिक संयोजक, उनके अंतर्गत उनके नीचे क्षेत्रीय संयोजक और स्थानीय संयोजक। ठीक है, ये हमारे ज्ञानशाला को सुचारू रूप से इस तरह से नेटवर्क चलता है। स्थानीय ज्ञानशालाओं के लिए ज्ञानार्थी बच्चों का मूल्यांकन प्रतिदिन चलना है, सामग्री रखती है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और केंद्रीय संचालक संस्था को अपने प्रगति क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीजें बतानी है। अब हम आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका आपको 5 मार्क्स का एक प्रश्न जरूर आता है। ज्ञानशाला पुस्तकालय, स्थानीय स्तर पर पृथक ज्ञानशाला पुस्तकालय बनाना, जिसमें पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ प्रशिक्षक व ज्ञानार्थी हेतु उपयोगी पुस्तकों का समावेश भी हो। जैसे अभी मैंने कहा संस्कार ज्ञान, कितनी ही अलग अलग तरह की स्टोरी बुक्स, जो मॉरल स्टोरीज होती है, उसकी पुस्तकें हम अपनी पुस्तक ज्ञानशाला पुस्तकालय में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पुस्तकालय का निर्माण कर सकते हैं। ये एक एडिशनल एक्टिविटी हो सकती है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर ज्ञानशाला कक्ष, ये हमने ऑलरेडी कहा कि हम किसी तरह से हमारे ज्ञानशालाओं को किस तरह से सजावट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको ये मौका दिया जाए तो आप किस तरह से करना चाहेंगे। अब ये ज्ञानशाला कक्ष की सजावट का एक सैंपल वीडियो मैं आप सबको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। ये एक जस्ट सैंपल है, ठीक है। आप आपकी इनोवेशन के साथ और कितनी ही चीजें इसमें कर सकती हैं। इसमें आपको आवाज तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वीडियो अवश्य प्ले होगा। 1-2 मिनट का समय ले रहा है। ये एक ज्ञानशाला ने किया हुआ है, चलतान ज्ञानशाला, मेरे ख्याल से आप इसे देख सकते हैं। ये मैंने विशेष रूप से इसमें दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको आइडियाज मिल सके कि किस प्रकार से ज्ञानशालाएं कितना श्रम करती हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए। मैं पहले ही कह रही हूं, आपको आवाज नहीं आएगी, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकेंगे। देखिए किस तरह से सजाया है उन्होंने उस ज्ञानशाला के कक्ष को। आप ऊपर देख सकते हैं, स्टार्स है, उस पर बोल लिखे हुए हैं, वंदना कैसे करनी है इसका पोस्टर लगाया हुआ है। ये वीडियो मैं आपके ग्रुप पे भी भेज दूंगी, आप आराम से और इसे अच्छी तरह से देख सकेंगे। देखिए किस तरह से अल्फाबेट वाले चीजों को इन्होंने यहाँ पर लगाया है। स्टार्स बना के तीर्थंकरों के नाम आप वहां पर अंकित किए हैं। ये सारी चीजें क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि प्ले ग्रुप रूम नहीं है, ये ज्ञानशाला का रूम है। प्ले ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो चलेगा, लेकिन इस तरह से एक कक्ष हम अपने ज्ञानशालाओं में भी करें, ऐसा यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है। फिर भ्रमण कार्यक्रम, हम बच्चों को पिकनिक्स पे भी लेके जा सकते हैं ज्ञानशाला में व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत। और भ्रमण हम कहाँ पर करवाएं? ठीक है, पांडेसरा ज्ञानशाला का है रूम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी परत और एक बार मिस्टेक कर दी मैंने, चलथान की नहीं है, पांडेसरा ज्ञानशाला का रूम है। मैं लिख कर ही रखूंगी इस वीडियो पे। धन्यवाद। बालक बालिकाओं के ज्ञानवर्धन एवं बहुमुखी विकास की दृष्टि से भ्रमण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे हमारे संघीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका अवलोकन, उनके बारे में जानकारी सहित देशाटन का क्रम आज के बदलते विश्व परिदृश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुरुदर्शन का क्रम भी आप भ्रमण के अंतर्गत कर सकते हैं। बहुत सी ज्ञानशालाओं को आपने देखा होगा, गुरुदर्शन के लिए 400 बच्चे, 450 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चों को लेकर भी गुरुदर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत बहुत साधुवाद उन ज्ञानशालाओं के लिए। और सांस्कृतिक गरिमामय के अनुसार हम बच्चों को वहां पर प्रस्तुत करें। जब भी हम इन
हमारे संघीय स्मारकों या ऐतिहासिक स्थानों पर बच्चों को लेके जाते हैं, तो हम पूरा ध्यान रखें कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को वहां प्रस्तुत करेंगे, गुरुदेव के सामने किस तरह से हम बच्चों को प्रस्तुत करें। और सिर्फ भ्रमण करवाना नहीं है, बच्चे खुद देख लेंगे, इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना है हमें। वहां की जानकारी बच्चों तक पहुंचे, बच्चों को उस स्मारक के प्रति एक अभिमान लगे कि ये हमारे संघ का स्मारक है, ये इतिहास में इस अंकित है, और ये सालों सालों तक ये रहने वाला है। तो अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो सोचिए आगे की 2-3 पीढ़ियों के बाद तो कौन हमारे इन स्मारकों को पर जाएगा। ठीक है, तो इनकी विशेषता, उस आचार्य की विशेषता, उन साध्वी प्रमुखाओं की विशेषता को हम बताएं, बच्चों को उसका गौरव महसूस हो, इस तरह से हम उन्हें जानकारी दें। तो इस जब कभी भ्रमण का कार्यक्रम हो तो आप उनकी वेशभूषा, आप बच्चों के अनुशासन के लिए संचालक, संरक्षक, एक ऐसी सक्षम टीम हो जो बच्चों को नेतृत्व कर सके। और रात्रि प्रवास हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बालक और बालिकाओं के रहने की व्यवस्था अलग अलग हो। इस तरह से हमें पूरा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि भाई बच्चे चले जाएंगे अपने आप देख लेंगे, इस तरह से नहीं होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, इस पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, भ्रमण कार्यक्रम आप किस तरह आयोजित करेंगी। शिशु प्रवेश उत्सव, जब बच्चे नया प्रवेश लेते हैं तो एक वेलकम पार्टी भी आप कर सकते हैं। इससे बच्चों को एक थोड़ा सा उत्साह रहता है कि चलो पहली कक्षा ही इतनी अच्छी थी तो आगे भी ऐसे कुछ आयोजन हमें करने हैं, और अधिकतम 30 मिनट का करना है। इसका भी एक सैंपल वीडियो अभी अभी मुझे एक ग्रुप पे आया था, हमारे मुंबई ज्ञानशाला के किसी एक ज्ञानशाला का है, तो मैंने सोचा ये भी आपको एक बार दिखा दूं। ये एक छोटा सा प्रयास है, आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड प्रयास नहीं है। ठीक है, कि ऐसा ही करना है ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। आइए देखिए क्या किया है इन टीचर्स ने, इन प्रशिक्षिकाओं ने। ठीक है, तो इस तरह से एक कुछ थोड़ा इनोवेशन कि बच्चों को हम अपने ज्ञानशालाओं में आकर्षित कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं ज्ञानशाला में वार्षिकोत्सव एवं अन्य कोई भी मंचीय कार्यक्रम हो तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, और इसका पूरा विस्तृत जानकारी आपके प्रारूप में दी हुई है। कव्वाली फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे साधु साधियां वहां पर विराजित है, समण समणी वृंद है, तो हमें उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। वार्षिक गति प्रगति ज्ञानशालाओं में क्या हुआ, सम्मान पुरस्कार, विदाई लेने वाले प्रशिक्षक छात्र छात्राओं की अनुशंसा प्रशंसा की जानी चाहिए, अनुशंसा पत्रक भी हम प्रदान कर सकते हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, सेवा देने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाए। ज्ञानशाला का गीत जिसे ज्ञानशाला की वंदना भी कहा जाता है, कौन सी है? करेक्ट, अरहम अरहम की वंदना फले, को ज्ञानशाला के परिवेश में ही गाना चाहिए, मतलब ज्ञानशाला ड्रेस में ही गाना अनिवार्य है। आप कोई भी फैंसी ड्रेस नहीं यूज कर सकते हैं। स्टेज कार्यक्रम में गीतिका का संगान ज्ञानशाला परिवेश में सम्मानजनक रूप से किया जाना चाहिए। जब कभी ज्ञानशाला वंदना का संगान हो, हमें सबको हमारे नेशनल एंथम की तरह ही उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमेशा खड़े रहना चाहिए। दर्शक वर्ग एवं समाज में ज्ञानशाला, तेरापन धर्म संघ, जैन धर्म, जैन जीवन शैली, भारतीय संस्कृति का एक भव्य संदेश प्रदान हो। एंकर का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए जिसे तेरापन की थोड़ी जानकारी हो, शब्दों का सही उच्चारण कर सके। प्राय प्राय ज्ञानशाला से संबंधित कोई व्यक्ति हो तो बहुत ही उत्तम। ज्ञानशाला संयोजक, आंचलिक संयोजक अगर वे इसमें भाग ले तो ये सारी जानकारी पहले हमें उनको दे देनी चाहिए कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। उनसे अप्रूवल ले लेना चाहिए, उसके बाद हमें इस कार्यक्रम को साधु साध्वियों से पूरी तरह से आप एक बार अप्रूव करवा के कार्य करें तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो क्यों उलाहना सुनना। ठीक है, चारितात्माओं के सानिध्य में आयोजित करने वाले कार्यक्रमों में नीति नियम का अवश्य पालन करें। मतलब गणवेश के अलावा कुछ का अलाउड है या नहीं, पात्र किस तरह से, कोई लड़कियां लड़के बनते हैं तो वो अलाउड है या नहीं, ये सारे केंद्रीय नीति नियम के अनुसार हमें ध्यान रखना आवश्यक है।
ज्यादा खर्चीले नहीं करना चाहिए, गरबा डांडिया के कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए, जहां तक संभव हो तेरापन भवन में ही कार्यक्रम हो और दिन में आयोजित हो, अति भड़कीली सजावट इत्यादि से हम वंचित रहें। एक और इम्पोर्टेंट पर्व है ज्ञानशाला दिवस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रति वर्ष भाद्रपद माह के प्रथम रविवार, और इसको प्रारंभ किसने किया था? आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा ज्ञानशाला दिवस के रूप में निर्णित है। और इसका संक्षिप्त प्रारूप इस प्रकार है: जहां भी साधु साधिया विराजित है वहां पर ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की शाला, ये इस विषय पर प्रवचन हो। और यदि साधु साधियों के सानिध्य उपलब्ध नहीं है तो कोई विशिष्ट व्यक्ति या उपासक को आप इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ज्ञानार्थी रैली का आयोजन करना है। उपरोक्त कार्यक्रमों में ज्ञानार्थी, प्रशिक्षक, अभिभावक, आप सभी को सम्मिलित कर सकते हैं। प्रस्तुति, बच्चों की प्रस्तुतियां भी की जा सकती है। और ज्ञानशाला दिवस आयोजन की कोई भी विशेष बात होती है, किस तरह से मनाना है, तो इसका सारा प्रारूप आपको वार्षिक परिपत्र में दे दिया जाता है। ठीक है। अब आपको इस पर एक प्रश्न ऑलरेडी आया हुआ भी है, ज्ञानशाला दिवस आप कैसे मनाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। और अगर आपको वक्तव्य देना है तो आप किस पर देंगे? ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की शाला। तो आपके लिए एक होमवर्क है, मेरी एक और क्लास आपके साथ है, वो जुलाई महीने में है। तो उस कक्षा प्रारंभ करने के पहले मैं आपको इस पर कुछ पूछूंगी। ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की शाला, आप अपना एक 5 मार्क जितना, आपको अगर इस पर बोलना है, इस विषय पर बोलना है, तो आप क्या बोलेंगी? ठीक है, ये आप अपनी तैयारी करके रखें। अगर आप लिख कर करती हैं तो आप मुझे पहले भी व्हाट्सएप कर सकती हैं। ज्ञानशाला संपर्क पखवाड़ा, इसमें हमें क्या करना है? जो भी हमारे परिवार है उन सबको विजिट करना है, और उनमें मान्य अवस्था वाले बच्चे यदि हैं तो उन्हें ज्ञानशाला में आमंत्रित करना है कि वो ज्ञानशाला से जुड़े। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ज्ञानशाला में क्या गतिविधियां हो रही है इसकी जानकारी उनको देना है। करती हूँ, एक बार पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, या आप इसमें नोट भी कर सकते हैं। ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की शाला, ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की शाला। ठीक है। संपर्क पखवाड़ा, परिवारों में अभिभावकों को ज्ञानशाला का क्या उद्देश्य है, ज्ञानशाला के महत्व क्या है, क्यों उनके बच्चों को ज्ञानशाला आना चाहिए, ये सारा चीज आप उन्हें बताइए, ताकि उनको लगे कि हमें हमारे बच्चों को यहाँ पर भेजना है। ठीक है। और अगर प्रशिक्षक भी है उनके परिवार में, कोई फ्री है, कोई आ सकते हैं ज्ञानशाला में सेवाएं दे सकते हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट करके यहाँ पर अपनी ज्ञानशाला से जोड़ सकते हैं। तो संपर्क पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना, और हमारे ज्ञानशाला की बात उन तक पहुंचाना कि इसका महत्व क्या है, क्यों आना चाहिए। ठीक है। किसी एक दिन रविवार को स्थानीय स्तर पर एक रैली का भी आयोजन कर सकते हैं, जिससे समाज में ज्ञानशाला के महत्व का एवं उसके प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित हो। शहर या अन्य बड़े क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की अन्य तरीके हैं, सोशल नेटवर्क्स अवेलेबल है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तीनों संस्थाएं, तेरापंथी सभा, महिला मंडल, युवक परिषद व ज्ञानशाला के प्रशिक्षक मिलकर स्थानीय स्तर पर विराजित चारित्रात्माओं की दृष्टि के अनुसार उपरोक्त कार्य, मतलब संपर्क पखवाड़े का कार्य, संचालक संस्था के अंतर्गत कराएं, जिससे ज्ञानशाला उपक्रम को गति मिल सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ज्ञानशाला संपर्क पखवाड़े का आयोजन नियोजन आप किस तरह से करेंगे। ज्ञानशाला ज्ञानार्थी शिविर, ये वर्ष में एक शिविर लगाना आवश्यक है। स्थानीय ज्ञानशाला में अध्ययनरत 5 से 14 वर्ष के ज्ञानार्थियों का ज्ञानार्थी शिविर स्थानीय ज्ञानशाला संचालक संस्था तेरापंथी सभा द्वारा वर्ष में एक बार अवश्य लगाना चाहिए। यह स्थानीय शिविर अपनी समय अनुकूलता के अनुसार लगाया जा सकता है। शिविर आवासीय होना चाहिए और इसकी अवधि कम से कम 3 दिनों की रहे, एक बार वर्ष में, लेकिन 3 दिन की, 3 दिन का शिविर हो। और शिविर का नामकरण क्या होगा? ज्ञानशाला ज्ञानार्थी शिविर, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ज्ञानशाला ज्ञानार्थी शिविर, टाइम भी बताया है मैंने, साल में एक बार कंपलसरी, मिनिमम 3 डेज का होना चाहिए, आवासीय, वहीं पर रुकने का व्यवस्था करनी है। ज्ञानशाला ज्ञानार्थी शिविर की रूपरेखा, प्रशिक्षण बिंदु, समय सारिणी आदि का विवरण ज्ञानशाला वार्षिक परिपत्र, जो ईयरली परिपत्र आता है प्रकोष्ठ के द्वारा, उसमें प्रेषित किए जाते हैं, और उसके अनुसार ही ज्ञानशाला ज्ञानार्थी शिविर का आयोजन किया जाए। ज्ञानार्थी जन्म दिवस का आयोजन भी आप कर सकते हैं। मनाने का कार्यक्रम माह के अंतिम ज्ञानशाला दिवस के दिन में एक ही बार आयोजित हो, जिससे उस महीने में आने वाले सभी बच्चों के जन्म दिवस आयोजित हो सकेंगे। प्रशिक्षक वर्ग अपने जन्म दिवस का कार्यक्रम ज्ञानशाला में न मनाए। जन्म दिवस संस्कार कार्यक्रम ज्ञानशाला में अध्यापन कक्षा की समाप्ति के पश्चात, अध्यापन करवा दिया उसके पश्चात ज्ञानशाला प्रशिक्षकों द्वारा ज्ञानशाला के अंतर्गत ही मनाया जाए।
बाहर से किसी भी चयन संस्कारक इत्यादि की आवश्यकता न रहे। और जन्म दिवस मनाने की रूपरेखा भी आपके लिए परिपत्र में प्रेषित की जाती है, तो उसे आपको फॉलो करना है। ज्ञानशाला अभिभावक मीटिंग, ये पेरेंट्स मीटिंग आप नियमित रूप से 3-4 महीने के अंतराल पर रख सकती हैं, ताकि आप उनके बच्चों की प्रोग्रेस क्या हो रही है, क्या अपेक्षा है आपकी उनसे, उनकी अपेक्षा क्या है आपसे, ये सारी बातें आप उनसे सुन सकें। ज्ञानार्थी पाठ्यक्रम व परीक्षाएं, ये आपको पता है ओरल एग्जाम होती है, वर्ष में एक बार होती है, जनवरी महीने में होती है, प्राय सेकेंड संडे को होती है। और इसके पश्चात, आज मेरा लैपटॉप मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन हम प्राय प्राय एंड पे ही हैं। ज्ञानार्थी परीक्षाओं के बारे में आपको पता है, शिशु संस्कार बोर्ड की परीक्षाएं होती है, उसके पश्चात टीचर्स की परीक्षाओं में विज्ञ विशारद श्रेणी, ये 3 श्रेणियों पर परीक्षाएं होती है। और आप इससे अधिक, ये इतना ही पोर्शन आपके सिलेबस में है, विज्ञ के सिलेबस में। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने आप पढ़ सकती हैं, जैसे मुख्य प्रशिक्षक का दायित्व, प्रशिक्षक का दायित्व, आंचलिक संयोजक के दायित्व इत्यादि। इसकी जानकारी भी यदि आपको करनी है तो ये आपके लिए यहाँ पर है। ये आपके पास हमेशा होना ही चाहिए और इसे बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम सेशन के एंड पर आ जाते हैं। और पुरानी और नई सेम नहीं है, कुछ कुछ चेंजेस है, प्राय प्राय सेम है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो मैं एक दो प्रश्न ले सकती हूँ, वरना आप सभी के प्रति पहले तो धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना और चैट पर रिस्पॉन्ड करते रहे और मेरे एक दो करेक्शंस भी करवा दिए, तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के प्रति आभार, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के प्रति आभार। किसी के प्रश्न हो तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ है, एड्रेस तो है 3-4। ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ एक एक को। हाँ, हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं नेहा मेहता बारडोली से। हाँ सर, कहिए। आपने वो दो मुनि के नाम बताए थे ना, वो करना था, वो जल्दी जल्दी तो नोट डाउन करना रह गया। ज्ञानशाला आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनीश बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी। एक और सेकंड, बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी। उदित कुमार जी स्वामी। और सह पर्यवेक्षक है मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी। मुनिश्री हिमांशु कुमार जी। हाँ जी। ये किस लिए, किसका? सह पर्यवेक्षक, जैसे, पर्यवेक्षक हाँ, मतलब किस मुदित चीज नहीं, के लिए ये? उदित उदित। ये ज्ञानशाला के इंचार्ज मुनिश्री हैं, इनके द्वारा पहले सारा किसके लिए? प्लान होता है। बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी। वो ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है, जो सारा प्लान करते हैं। ठीक है, हाँ। और और उनको ये, हेल्प करने के लिए मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी हैं। अच्छा, और ये आवासीय मतलब वहीं पर रहकर शिविर रखना होता है, वो वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये क्षेत्र के नाम में आपने संचालन संस्था का नाम भी बताया था ना, वो क्या था? जैन तेरापंथी। संचालक संस्था जो पूरे भारत की है, उसके लिए कह रहे हैं, जैन हाँ वो, श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। नो, बैनर में लिखा हुआ लिखना होता है ना क्षेत्र का नाम जैसे, और क्षेत्र का संचालन नाम, संस्था। आपका क्षेत्र, जैसे अभी मैं घाटकोपर क्षेत्र से हूँ तो घाटकोपर आएगा। और अच्छा, और संचालक संस्था संचालन हमारी यहाँ की जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा घाटकोपर। अच्छा, ऐसे। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, कहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ सर, कहिए। हाँ, अब मैं पूछ रही थी कि हमारी जो शिविर की डेट आई है 19 से 19, 20, 21, 22, तो हमारी एग्जाम उसी के बीच में हो जाएगी क्या ऑनलाइन? नहीं नहीं, उसके बाद होगी। अच्छा, मतलब उसका डेट आया उसके नहीं बाद है? 10 दिन में, ऐसे कोई डेट्स नहीं आएगी, उसमें अलग अलग ग्रुप से वो ग्रुप्स आपको कांटेक्ट करेंगे।
वो ठीक है, कितने दिन के अंदर होगी? 10-15 दिन। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र, कहिए। मैं नम्रता पंजाबी। मैं लास्ट क्लास में ग्रुप से जुड़ी नहीं थी, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग या कुछ सारी सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको आपके ग्रुप पे सूचना दे दी जाएगी, ठीक है, ठीक आप वहां पर ठीक जाके देख सकती हैं। हाँ जी। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मैं पूजा बैद दक्षिण कोलकाता से बोल रही हूँ। ठीक, मैं कैसा, पूछना कहिए। चाह रही थी मैं पूछना चाह रही हाँ, थी कि जो ज्ञानशाला में प्रशिक्षिकाओं और ज्ञानार्थियों की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, मतलब लगभग कितनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है? मैं, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी 100%। 100%। ठीक है, और कोई अगर मैं कारणवश कहूंगी। हम लोग ऐसे लेकिन अटेंड नहीं अगर कर पाते? प्रकोष्ठ कहेगा, प्रकोष्ठ के अनुसार कम से कम 75% अटेंडेंस तो आवश्यक है। ठीक है, बच्चों के लिए प्रशिक्षिका तो और अटेंडेंस के बच्चों के लिए तो अटेंडेंस के मार्क्स है, बराबर है। हाँ उनके मैम, थियरी, लेकिन नहीं उनके जैसे कोई कारणवश नहीं अटेंड कर पाते, कहीं कोई इश्यू हो गया, बाहर चले गए, या तो कोई भी आप कारणवश नहीं ले पाते हैं? 75% तो आपको कम से कम अटेंड करनी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। सुंदर जी जैन, कैसे बात करूं? हाँ, आपको अभी अनम्यूट किया जाएगा, आप पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना है। जिन्होंने प्रश्न पूछ लिया है और जिनको जवाब मिल गया है, वो अपना हैंड डाउन कर लें, ताकि हाँ अनम्यूट करने में सुविधा रहेगी। ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ मैं जी, मेरा एक कहिए। क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए वापस किया। ये हाँ हाँ ज्ञानशाला संस्कारों के जागरण की साल, आपने इसके विषय पे बोला ना, लिखना है, मतलब हाँ, उसमें क्या आप अपनी टॉपिक तैयारी रहेगा? रखें, यही टॉपिक क्या है। रहेगा उसमें, आएगा क्या टॉपिक्स, कोई हिंट्स, मतलब कैसे क्या लिखना है? क्यों ज्ञानशाला को आप संस्कारों की शाला कहते हैं? अच्छा। क्यों बच्चों को ज्ञानशाला में आना चाहिए? हम्म। क्या स्कूल में जाना पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त क्यों ओके। नहीं है? ऐसा आप हाँ। क्या दे रहे हैं ज्ञानशालाओं में? ठीक है। ओके। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कहिए। मुझे पूछना था, ये एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? एंट्रेंस एग्जाम? कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है हमारा। विज्ञ के लिए बोल रहे हैं कि पहले वो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है विज्ञ के लिए। मेरी जानकारी में नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं मैसूर से हूँ। वो आपके अंचल की कोई होगी, बाकी इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है, तो उसके लिए वो एग्जाम ले रहे होंगे। एंट्रेंस उतना नहीं, आपको याद होना एक्चुअली चाहिए। रिटर्न एग्जाम के लिए पूछ रहे होंगे शायद वो। रिटर्न एग्जाम की डेट तो ऑलरेडी आ गई है ना। मैंने बीए किया हुआ है इसमें, जेनोलॉजी में, तो और कुछ तो करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं है। नहीं रिटर्न है। एग्जाम है, ये जो अभी क्लासेस चल रही है उसके लिए, उसके बाद रिटर्न एग्जाम की डेट तो आ गई है। ठीक है। हाँ, तो एग्जाम के पहले ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं, वो आपके अंचल लेवल पर कोई निर्धारित हो तो वो अलग बात है। वो तैयारी करवाने की इससे अगर लेते हैं तो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा। प्रकोष्ठ के द्वारा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अच्छा। और वो शिविर में क्या पूछेंगे ऐसे? शिविर में पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, और अच्छा। ये सब जो पूछेंगे, जो भी आपको अभी बताया जा रहा है ना, वो सब भी पूछेंगे वापस। 10 ठीक है। क्लासेस होने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अब मेरा ये प्रश्न है कि हमें कितने रजिस्टर मेंटेन करने हैं, क्या ज्ञानशाला के लिए पूरे बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ हमें अलग बच्चों अलग? का अटेंडेंस, नहीं, बच्चों का अटेंडेंस होता है और बच्चों का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो हम भरवा के थे हर साल।
तो वो आपको एक अलग फाइल में मेंटेन करना है। रजिस्टर में तो एक केवल टीचर का अटेंडेंस एक होता है और एक स्टूडेंट का अटेंडेंस, आप वो सब सेम रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। वो एवरी ईयर उसी में चलता रहेगा, एक ही चला रजिस्टर में? सकते हैं आप, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। यही जिनेन्द्र, कहिए सर। मैं ऐसे बोल रही थी कि रिटर्न एग्जाम की डेट आप बोल रहे हो ना आ गई है, तो वो कौन हाँ सी जी, डेट पे है? मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। प्रमिला जी, शायद 4 अक्टूबर है क्या? मैसेज तो नहीं, आया था, मैं सितंबर चेक में है। करके मैं ग्रुप में डालूं। हाँ, किसी ने लिखा है 4 अक्टूबर, मुझे भी वो ही ध्यान में है डेट, फिर भी हम ग्रुप में डाल देंगे वापस, नहीं, ठीक वही है। वो पूरा मैसेज आया हुआ है रिटर्न का, हाँ जी, हाँ शेड्यूल जी, ग्रुप में सबने शेयर बता कर रहे हैं, दूं। सब बता रहे हैं 4 अक्टूबर बता रहे हैं सभी, फिर भी ओ, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे पुनः, ठीक। हाँ ठीक है। और हाँ आप जो बोल रहे हो शिविर होने वाली वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन अटेंड करना ऑनलाइन, होगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन। तो जैसे आप अभी ले रहे हो क्लासेस वैसे ही शिविर होगी इससे? हाँ जी, और उसके जय टाइमिंग जिनेन्द्र आफ्टरनून मैम। में ही होंगे कि मॉर्निंग में हो सकते? आफ्टरनून, आफ्टरनून में ही होंगे। मैम धन्यवाद। मार्क्स। हमारी जय जिनेन्द्र। मैम 81 स्टोरी है, तो हमें कितनी स्टोरी इसमें से तैयार करनी है? मैंने कहा, एक तो आपके 5 स्टोरीज तो आपके थियरी पेपर में दी गई है, जिसका क्लास आपके इस शेड्यूल में यस भी है, मैम, हाँ मैम। ठीक है। वो 5 तो आपको करनी कंचन ही ज्ञान में करनी है है, हमारे। बिल्कुल वो करनी है। हाँ, और उसके बाद इसमें जो एक भी है। मैंने 81 जो है ना, जिसमें आगे कुछ नाम दिए हैं ना, जैसे मुनिश्री भारमल जी, जयाचार्य, गुलाब सती, देखिए अगर आप लिस्ट में देखेंगे ना तो उस टॉपिक के आगे नाम दिए हुए हैं, तो ऐसी कहानियां आप कम से कम पढ़ लें, ठीक है। और कुछ कहानियां तो आपको स्वयं भी आती होगी। जय जिनेन्द्र। मैं अलका दफ्तरी किशनगंज से। हाँ जी, कहिए। मैं पूछ रही थी कि ना ये जो प्रारूप नया प्रारूप आया है वो हम लोगों को यहाँ की ज्ञानशाला से अवेलेबल होगा क्या? वो आपको आपकी ज्ञानशाला में पूछना पड़ेगा, वरना आप आपकी ज्ञानशाला में कह के कोलकाता से मंगा सकते हैं। अच्छा और अगर कोलकाता। आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ चाहिए, वो मैं आज ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, और मैं एक और पूछ रही थी कि मतलब ये जो हमारी क्लास होती है वो मतलब 2:30 से नहीं होगी, थोड़ा सा मतलब 3 बजे से हो सकती है या फिर ये फिक्स है? ये नहीं हो सकती, ये फिक्स्ड है। अच्छा। हाँ जी। और इन सब के जो टॉपिक्स है उनके लिए प्रॉपर मतलब कुछ कंटिन्यू पीडीएफ मिलेगा हर क्लासेस का, या कुछ और बुक वगैरह कुछ पब्लिश होगी? पूरा पीडीएफ ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, अगर नहीं नहीं भेजा है उसमें तो मैं तो पुनः भेज दूंगी। नहीं, आपके उसमें आंचलिक बोला है संयोजकों कि ने, आपके आंचलिक संयोजकों को ये दायित्व है, आप आपके आंचलिक संयोजकों को पूछिए, उनके पास सारी सामग्री है, नहीं, जो एक्चुअल मतलब ठीक है। जो ज्योग्राफी की क्लास हुई थी लास्ट, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उसमें कुछ चेंजेज होने हैं, तो मतलब चेंजेस ठीक है, मैं और बात कर लूंगी, वाह वाह मैं आया बात है। कर लूंगी, अच्छा। मैं बात कर लूंगी, ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। मैं कोमल बोईसर से। मैं पूछूं कि हम हाँ अभी जी। जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कितनी क्लास अभी अटेंड करनी होगी इनसे एग्जाम्स के बिफोर या फिर पूरे ईयर में? मिनिमम 10 क्लासेस का प्रावधान है मेरे ख्याल से, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो एक्चुअली मिनिमम पहले 10 कुछ क्लासेस 20 का अगर आप आया करें। था, अभी 10 आया, 20 का पहले आया था, 20। अभी 10 आया है, हाँ अभी 10 हाँ। आया है, तो अगर आप 10 करें तो ये आपके सुविधा के लिए किया गया है ये नियम, कि आप एक बार जब क्लास जाती है ना तो अपने आप ये सारी आधी चीजें तो आप अपने आप सीख जाती हैं, तो तो आपको ये कब तक विशेष मतलब रिटर्न एग्जाम तक होना एग्जाम के चाहिए कि पहले, रिटर्न रिटर्न एग्जाम के पहले एग्जाम तक। हमारी 10 क्लास अटेंड होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। और जो अर्हता वाली जो एक टेस्ट देनी है जो मतलब ज्ञानशाला में ही हमें, जैसे वो आपको नमस्कार ज्ञानशाला में दिया, ही देनी है, हाँ, हाँ। तो वो सब एग्जाम के बिफोर हमें करके देना होगा? बिफोर, 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 वो आपके मुख्य ओके। प्रशिक्षक को स्टैंप एंड साइन करके देना है कि हाँ हमने इनको देखा है और ये हम हमारी कक्षाओं में आए हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, और कोई? हाँ रिद्धि जी, या हाँ जय तृप्ति जी, जिनेन्द्र कहिए। जय जिनेन्द्र हाँ आंटी। कहिए। हाँ मैं ऐसे बोल रही थी कि आपने एज लिमिट बताई ना कि 60+ होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकते हैं, अदरवाइज मुख्य प्रशिक्षिका में नहीं।
तो अगर ऐसे अभी मुख्य प्रशिक्षिका नहीं कहा मैंने कहा प्रशिक्षक, सक्रिय प्रशिक्षक के प्रशिक्षण तौर, से हाँ निवृत्त सॉरी, होना है, सक्रिय प्रशिक्षण से निवृत्त होना है। लेकिन अगर आपकी ज्ञानशाला में सपोज 2 ही टीचर है तो आप उनको निवृत्त कर देंगे तो आपकी ज्ञानशाला चलेगी नहीं ना। इसलिए इट इज सब्जेक्ट टू रीजनल कंडीशन। ऐसे नहीं तो अभी जैसे अभी एग्जाम होने वाली है तो उसमें हाँ, वो 60+ वाले ऐड ऑन हो सकते हैं कि उनको नहीं देनी नहीं एग्जाम, कैसा रहेगा? नहीं नहीं, उनको 60+ वालों को तो मिनिमम एज है ना, इसमें भी मतलब एग्जाम देने अभी के तक लिए वो भी मिनिमम ज्ञानशाला एज है। ले रहे थे, पर अभी वो एग्जाम ले आई है रहे तो हैं। बोला पहले वाली नहीं चलेगी एग्जाम। वो सब है जैसे अभी के नया आया है ना कि लास्ट वाली एग्जाम अपीयर नहीं हुई तो भी नई एग्जाम देनी पड़ेगी, ऐसा है ना अभी। अभी जैसे वो मेरी इसके लिए मम्मी है, नहीं है। हेलो, हाँ हाँ जी, अभी कहिए। अभी जैसे मेरी मम्मी है वो 5 साल से ज्ञानशाला ले रही है, पहले भी ले रही थी, कोविड में बीच में ब्रेक आ गया था तो उनका पहले से कंटिन्यू ही था, 15 साल से उनका कंटिन्यू है, अभी वो उन्होंने 60 एग्जाम दी प्लस है है। क्या? उन्होंने एग्जाम दी है क्या? नहीं एग्जाम नहीं हुई है उनकी, कोविड तो में और अगर ऑनलाइन था ना उसकी वजह से। उनको एग्जाम अगर देनी है तो उनके लिए लिमिट है एज की, वो आप कंफर्म कर लीजिए प्रारूप में है, या फिर एग्जाम सुरेंद्र जी भाई साहब को आप पूछेंगे तो आपको वो एज लिमिट बता देंगे। उसके अबाव नहीं अलाउड है एग्जाम में देना, ठीक है। अब तो अगर आपकी 60+ ज्ञानशाला वाले नहीं दे सकते? जहाँ और आपकी ज्ञानशाला में आपकी मम्मी सेवाएं दे रही है वहां पर अगर प्रशिक्षक की अत्यंत गरज है कि अगर ये नहीं आए तो ज्ञानशाला बंद हो जाएगी, तो वो सेवा दे सकते हैं। और अगर है कोई तो आप उनको दूसरे कामों में लगा सकते हैं और दूसरी टीचर्स ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो एग्जाम देना उनके लिए कंपल्सेशन नहीं है ना? देखिए कंपलसरी तो सभी टीचर्स के लिए है ना, इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन अब आप 60+ को जब हम बोल रहे हैं रिटायर होना है तो फिर हम एग्जाम कैसे दिलवाएंगे उनसे, आप कहिए। इट इज इसी कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट ना। इसलिए अब आप हम्म, समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ तृप्ति जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वही तृप्ति जी को अनम्यूट किया हुआ जय लेकिन आवाज जिनेन्द्र। आ नहीं रही उनकी। अभी हाँ आ अभी रही है आ मेरी रही है। हाँ अभी आ हाँ रही जी है, आ अभी रही आ है। रही है। यस, जय जिनेन्द्र आंटी। मैं तृप्ति चंडालिया जय जिनेन्द्र। औरंगाबाद से हाँ हूँ, जी। छत्रपति संभाजी नगर। हाँ जी। एक्चुअली हमको ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट करना है, ऐसे लास्ट क्लास में बोला गया था। तो उसके हम्म। लास्ट डेट क्या है, कब तक हम सबमिट कर सकते हैं? ये आपको सूचना में ही देखना पड़ेगा, मुझे सच में ध्यान देंगे ओके। ऑफलाइन। एंड हर ठीक क्लास है, की अटेंडेंस एंड में ही लिया जाता है क्या? आप स्टार्ट में भी ले सकते हैं, आपकी क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। नहीं, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसका उसका सिस्टम कैसे है? उसका अटेंडेंस तो एवरी क्लास में होता है, वो तो नहीं एवरी मतलब, क्लास का वहां पर जूम से आ जाता है ना। ओके, जो जिसने अटेंड किया वो पता चल जाता है कि पर्सनली नाम से लेते हो अटेंडेंस? नहीं नहीं, पर्सनली नाम से नहीं लेते हैं, हमारे पास जूम से लिस्ट आ जाती है, आपके ओके नाम ओके के साथ लिस्ट आ जाती है, ओके, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा था तब मैंने लास्ट क्लास एंडिंग में छोड़ दिया था, इसीलिए मेरे को नहीं वो वेरीफाई करना जूम, था कि आप क्या। अगर 1 मिनट भी ज्वाइन होते हैं जूम में तो आपका नाम आ जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू हाँ आंटी। जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। कहिए। आंटी अभी किसी ने पूछा था वो कोई अर्हता के बारे में कि मुख्य प्रशिक्षिका को कोई स्टैम्प पैड पे साइन करना, ये क्या है मुझे नहीं पता। आपको जो एग्जाम दे रहे हैं ना विज्ञ की, उनको 10 ज्ञानशालाएं अटेंड करनी है, ठीक है। और एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें वहां के मुख्य प्रशिक्षक ये लिख कर देंगे कि आपने ये दिन ज्ञानशाला अटेंड की और आपको ये चीजें आती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे सामायिक पाठ आना, रथ वंदना आना, ये सारे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको अच्छा, आती है। ये वो प्रस्तावित स्थापित करके देंगे, वो उनका स्टैंप और साइन करके वो आपके फॉर्म के साथ अटैच करके भेजेंगे, ठीक है। फॉर्म मतलब कहाँ भेजना है? फॉर्म नहीं, जो आपका थियोरी एग्जाम होगा ना तब वो भेजेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई? जिनको भी क्लास लीव करनी है वो लीव कर सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो रुक सकते हैं, और अगर सुनना चाहे तो भी रुक सकते हैं, लेकिन सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, बहुत क्लैरिटी, अच्छा लगा। धन्यवाद सर, गुरुदेव की कृपा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ ऑलमोस्ट हो गए सन सभी के क्वेरीज तो खत्म। ठीक है, संतोष जी भटेवरा का हाथ उनको रेज्ड मैंने है, किया लेकिन नहीं वो है? अनम्यूट नहीं कर ठीक रहे है, हैं अपने आप। ठीक है, ठीक है, तो ठीक बस है। पुनः गुरुदेव के प्रति आभार, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, अनंत अनंत कृतज्ञता। प्रकोष्ठ के प्रति आभार। प्रमिला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझा, हमारा जैसी क्लास दी। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम थैंक गुरुदेव के आभारी हैं। यू। धन्यवाद। मीटिंग एंड करूँ अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ।